डिस्क्लेमर: ये कंटेंट पूर्णतः काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक संस्थान, समुदाय या घटना से इनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता पाई जाती है तो वह केवल कोइंसिडेंस माना जाएगा। कहानी में दिखाए गए विचार, मान्यताएं, क्रियाएं और व्यवहार केवल कथा को रोचक बनाने के लिए हैं। ये किसी भी प्रकार के अवैध, अनैतिक या हानिकारक कार्यों को बढ़ावा नहीं देता। श्रोताओं, दर्शकों से अनुरोध है कि इसे केवल फिक्शनल एंटरटेनमेंट की तरह ही लें। एपिसोड 231। तीन दिव्य सम्राट जय सिंह ने कहा, इस मामले में मुझे डर है कि हमें जाधव परिवार के मुखिया और चौहान परिवार के मुखिया से पूछना होगा। क्या सभी का ध्यान चंद्रकांत जाधव और हिम्मत चौहान की ओर गया? अब ये दोनों इस मामले में कैसे शामिल हो गए? इन दोनों के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। चंद्रकांत जाधव ने घबराकर पूछा, जय सिंह तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो मुझसे झूठ बोलें। जय सिंह ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। जो भी इस मामले के बारे में बताएगा वह यहाँ से जीवित जा सकता है। बेशक तुम्हारे पास चुप रहने का विकल्प भी है, लेकिन रोहन के परिवार के लोग शायद चुप नहीं रह पाएंगे। तब रोहन का परिवार जीवित रहेगा और तुम सबको मरना होगा। चंद्रकांत जाधव और हिम्मत चौहान ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। एक पल की खामोशी के बाद हिम्मत चौहान ने जल्दी से कहा, मैं बताऊंगा, वो खून हमें कनिष्क सिन्हा ने दिया था। चंद्रकांत जाधव सीधे चिल्लाया, वो कनिष्क सिन्हा का खून था, इसलिए पहचान के परिणाम निश्चित रूप से सिन्हा परिवार के मुखिया के वंशज के ही आते तुम। हिम्मत चौहान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वो बोलने में एक कदम धीमा रह गया था और अब बहुत देर हो चुकी थी। ये जीवन और मृत्यु का मामला था। क्या अमरेंद्र सिन्हा चौंक गए? उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। तुम फिर से कहना, कनिष्क सिन्हा को भी उस साधु ने रिश्वत दी थी। साधु ने वादा किया था कि वह भविष्य में उसे सिन्हा परिवार का मुखिया बनने देगा, इसलिए उसने हमारे साथ सहयोग किया। चंद्रकांत जाधव ने कांपती हुई आवाज में कहा। तुमने क्या कहा? अमरेंद्र सिन्हा ने चंद्रकांत जाधव का गला जोर से पकड़ लिया। वह लगभग पागल हो गए थे, उन्माद की कगार पर थे। दशकों बाद जो बेटी उन्हें मिली वह नकली निकली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका अपना बेटा इस धोखे में शामिल था। इसे कोई कैसे स्वीकार कर सकता था? यह मामला पूरी तरह से उस साधु और भिक्षु ने पर्दे के पीछे से योजना बनाई थी। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। चंद्रकांत जाधव ने कांपती आवाज में कहा। अमरेंद्र सिन्हा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बेहोश होने वाले थे। जय सिंह ने अमरेंद्र सिन्हा के सीने के एक बिंदु पर 2 बार थपथपाया और अमरेंद्र सिन्हा को आखिरकार होश आया। उनकी आंखें पहले से ही लाल थीं। मेरी बेटी! अमरेंद्र सिन्हा का गला भर आया। उनकी सारी आशाएं शून्य में विलीन हो गईं। निश्चिंत रहें, मैं आपकी बेटी को खोजने में आपकी सहायता करूंगा, जय सिंह ने कहा। सच में? अमरेंद्र सिन्हा खुशी से भर गए। धन्यवाद मास्टर जय, धन्यवाद मास्टर जय। जय सिंह मुस्कुराया और रोहन की ओर मुड़ा। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने का समय आ गया है। सिन्हा परिवार के मुखिया, क्या आप यह नहीं जानना चाहते कि साधु और भिक्षु पर्दे के पीछे से रोहन के परिवार की सहायता क्यों कर रहे थे? हाँ, ऐसा क्यों है? भीड़ ने उत्सुकता से देखा। हिम्मत चौहान ने जल्दी से कहा, क्योंकि रोहन के परिवार को 3 दिव्य सम्राटों ने अपने अनुयायियों के रूप में चुना था, इसलिए वे चाहते थे कि रोहन का परिवार आगे बढ़े। 3 दिव्य सम्राट। अमरेंद्र सिन्हा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वह कौन है? यह एक देवता है जिसकी पूजा साधु और भिक्षु करते हैं। कहा जाता है कि वह सर्वोच्च दिव्य शक्तियों वाला एक अमर है। चंद्रकांत जाधव ने जल्दी से कहा, साधु और भिक्षु 3 दिव्य सम्राटों के उत्तराधिकारी हैं जो उनके नाम को महिमामंडित करने के लिए समर्पित है। विधर्मियों का पंथ। अमरेंद्र सिन्हा ने गुस्से में चिल्लाया, कितनी धृष्टता है! मेरे सिन्हा परिवार को धोखा देने की हिम्मत की। रोहन, मैं तुम्हें सहन नहीं करूंगा। रोहन पहले से ही डर से कांप रहा था। अब आखिरकार उसे समझ में आया कि उसकी तरफ से वास्तव में क्या हुआ था। कितनी अपमानजनक बात है! हेमा ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, सिन्हा परिवार में ऊपर चढ़ने के लिए तुम वास्तव में इतने घिनौने तरीकों का सहारा लोगे? सिन्हा परिवार के सदस्यों को धोखा दोगे? किसी को पिता कहना? तसक। रोहन, क्या तुम्हारे परिवार की यही ईमानदारी है? अदिति, क्या ये वही आदमी है जिसे तुमने चुना है? फतेहचंद ने बार बार अपना सिर हिलाया। बस यही, और तुम उसके लिए विवाह से पहले गर्भवती भी हो गईं। अदिति, ओ अदिति, तुम ऐसा मार्ग कैसे चुन सकती हो? सुजाता का चेहरा और भी पीला पड़ गया। रोहन, तुमने मेरी बेटी के शरीर को धोखा दिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अदिति के परिवार के सदस्य बिन पैदी के लोटे की तरह थे, दोनों तरफ झुक रहे थे। अभी वे किसी को प्यार से दामाद कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पूरी तरह से अपना चेहरा बदल लिया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा है। रोहन ने उत्सुकता से कहा, अदिति, मेरा विश्वास करो, मैं सच में कुछ नहीं जानता था। अदिति एक कदम पीछे हट गई। उसका रंग अत्यंत पीला पड़ गया। उसने सोचा था कि उसका चुनाव सही था। रोहन एक अच्छे परिवार से था, सुंदर था, और यहाँ तक कि सिन्हा परिवार और जाधव परिवार जैसे करीबी रिश्तेदार भी थे। वास्तव में हर किसी का सपनों का राजकुमार था। लेकिन अब सब कुछ बिखर गया था।
रोहन का सब कुछ सब नकली था। तथाकथित करीबी रिश्तेदार सब झूठ थे। तथाकथित पारिवारिक पृष्ठभूमि, हाँ, क्या वो अब जय सिंह से भी तुलना कर सकता था? 10 बड़े परिवार, यहाँ तक कि 4 बड़े परिवार भी जय सिंह का दृढ़ता से समर्थन कर रहे थे। अब होलकर परिवार के जुड़ने के साथ जय सिंह अनिवार्य रूप से 5 बड़े परिवारों के लिए एक सम्मानित अतिथि था। और रोहन, क्या वह यहाँ से जीवित निकल पाएगा? यह अभी भी एक अज्ञात था। अदिति ने जय सिंह को देखा और फिर रोहन को, और वह पूरी तरह से टूट गई थी। उसका जीवन इतनी उथल-पुथल से क्यों भरा था? उसके पिता ने उसके लिए एक विवाह की व्यवस्था की थी, फिर भी उसने मना कर दिया था और इसके बजाय रोहन को चुना था। अंत में उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ही थे जिनके पास सच्ची दूरदर्शिता थी। उसके तथाकथित चुनाव, उसका तथाकथित प्रेम, ये सब खाली था, सब नकली था। अदिति, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अदिति, रोहन उन्मत्त हो गया। उसने अदिति के कंधे पकड़ लिए। मैंने तुम्हें धोखा देने का सच में कोई इरादा नहीं किया था। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। अपने सामने रोहन को देखकर अदिति को केवल घृणा महसूस हुई। उसने अचानक रोहन को दूर धकेल दिया, घबराहट में पीछे हटते हुए और चिल्लाते हुए, रोहन तुम धोखेबाज हो, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें अपने जीवन में फिर कभी नहीं देखना चाहती। रोहन हक्का बक्का रह गया। उसने अपने दांत पीसे और दहाड़ा, अदिति तुम बहुत घृणित हो। तुम्हारे लिए मैंने जो कुछ भी किया, उसके बाद अब जब तुम्हें पता चला कि मेरे ये संबंध नहीं है, तो तुम वास्तव में मुझे दूर धकेलना चाहती हो क्या? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जय सिंह की बाहों में लौट सकती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, यह असंभव है। जो मुझे नहीं मिल सकता मैं उसे किसी और को देने के बजाय नष्ट कर दूंगा। रोहन ने गुस्से में अपने पास से तस्वीरों का एक गुच्छा निकाला, चिल्लाते हुए, आओ सबको देखने दो कि बिस्तर पर अदिति कैसी बेशर्म लड़की है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं, सबको अच्छी तरह से देखने दो। रोहन ने अचानक तस्वीरों को चारों ओर बिखेर दिया, जिससे वे कमरे में उड़ने लगीं। अंदर की सामग्री अदिति की सभी अश्लील तस्वीरें थीं, जिनमें अत्यंत अश्लील चित्र थे। नहीं, अदिति चिल्लाई, उसे रोकने की कोशिश करने के लिए दौड़ी। मुझसे दूर हो जाओ। रोहन ने अदिति को जोर से दूर धकेल दिया, गरजते हुए, अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अदिति को सीधे जमीन पर धकेल दिया गया। वह पास की एक मेज से टकराई और काफी देर तक उठ नहीं पाए। खून खून। सुजाता अचानक घबराहट में चिल्लाई, अदिति तुम्हारे नीचे से खून बह रहा है। अदिति के परिवार के सभी लोग चौंक गए। अदिति की स्कर्ट अब तक पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। खून लगातार बहता रहा और फर्श पर पहले से ही एक बड़ा लाल धब्बा बन गया था। सुजाता लगभग पागल हो रही थी, उन्माद में दौड़कर अदिति को उठाने की कोशिश कर रही थी। हिलो मत, फतेहचंद ने तुरंत कहा, उसे बहुत खून बह रहा है, उसे अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। तो जल्दी करो और उसे अस्पताल ले जाओ, सुजाता ने घबराकर कहा। स्वर्गलोक क्लब से सबसे नजदीकी अस्पताल 30 किलोमीटर दूर है, हम वहां कैसे पहुंचेंगे? फतेहचंद ने चिंतित होकर कहा, जब तक एम्बुलेंस आधे रास्ते में पहुंचेगी तब तक वह मर चुकी होगी, हमें क्या करना चाहिए? सुजाता रोने की कगार पर थी। अगर यहाँ कोई डॉक्टर होता तो उसे अभी भी बचाया जा सकता था। फतेहचंद भी बेचैनी में घूम रहा था। मैं केवल व्यापार का प्रभारी हूं, मुझे बीमारियों का इलाज करना नहीं आता। आहा, सुजाता जोर जोर से रोने लगी, बचाओ, कृपया कोई मेरी बेटी को बचाओ। अदिति कमरे के अंदर कई लोगों ने जय सिंह की ओर देखा। जब डॉक्टरों की बात आती है तो जय सिंह से अधिक कुशल चिकित्सक कौन हो सकता है? अदिति के परिवार के कुछ सदस्यों ने भी जय सिंह की ओर देखा। हेमा ने फुसफुसाते हुए कहा, दीदी जय सिंह? क्या जय सिंह की चिकित्सा कला बहुत उच्च नहीं है? सुजाता को तब याद आया, वह जय सिंह की ओर मुड़ी और फिर से हैरान हो गई। क्या अब जय सिंह से पूछने का कोई उपयोग होगा? आखिरकार अदिति के परिवार के लोगों ने जय सिंह के साथ जैसा व्यवहार किया था और अदिति ने उसे नीचा दिखाया था, इस समय क्या उनके पास अभी भी जय सिंह से सहायता मांगने का मुंह था? लेकिन अंत में सुजाता ने अपने दांत पीसे और खड़ी हो गई, सीधे जय सिंह के पास दौड़कर गई और उसके सामने घुटने टेक दिए। जय सिंह, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, कृपया मेरी बेटी को बचाओ, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। जय सिंह का चेहरा ठंडा था। उसने सुजाता पर एक नज़र डाली और ठंड से कहा, सुजाता तुम्हें मुझसे भीख मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अदिति, वह मेरी सहायता के योग्य भी नहीं है। सुजाता एक पल में ढह गई। लेकिन जय सिंह खड़ा हुआ, मैं फिर भी उसे बचाऊंगा, किसी और चीज के लिए नहीं, सिर्फ प्रेमनाथ अंकल की मुझ पर की गई कृपा के कारण। हालांकि मैं अदिति से घृणा करता हूं, वो आखिरकार प्रेमनाथ अंकल की बेटी है, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। सुजाता बहुत खुश हुई, कांपते हुए बोली, जय सिंह धन्यवाद धन्यवाद। जय सिंह अदिति के पास गया, उसकी सावधानीपूर्वक जांच की और भौहें सिकोड़कर कहा, बड़ी को तो बचाया जा सकता है लेकिन बच्चा खतरे में है। सुजाता पहले तो चौंक गई, फिर जल्दी से बोली, कोई बात नहीं, मर जाए तो बेहतर है, ये सिर्फ एक नाजायज औलाद है, इसे रखने का क्या उपयोग है? बच्चे की चिंता मत करो, बड़ी को बचाओ, बड़ी को बचाओ। जय सिंह ने भौहें सिकुड़ी, सुजाता पर एक नज़र डाली और ठंड से कहा, बच्चा निर्दोष है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि बहुत सारे बुरे कर्म करने से कर्मों का फल मिलेगा? जय सिंह ने चांदी की सुइयां निकाली, जल्दी से अदिति के शरीर में 3 सुइयां चुभो दी और खून बहना तुरंत बंद हो गया। फिर उसने अदिति को एक पिल खिलाई। अब कोई समस्या नहीं है। जय सिंह खड़ा हुआ और बोला, बड़ी और बच्चा दोनों बच गए हैं। दूर सभी ने राहत की सांस ली। ईशा ने उत्साह से कहा, जय सिंह ये बहुत बढ़िया था। माया भी थोड़ा मुस्कुराई, अगर जय सिंह ने सच में केवल बड़ी को बचाया होता और बच्चे को नहीं तो वह उसे नीचा देखती।
आखिरकार बच्चे निर्दोष होते हैं। घटनास्थल पर एकमात्र व्यक्ति जिसे नुकसान महसूस हुआ वह सुजाता थी। अगर वह इस अवसर का उपयोग बच्चे से छुटकारा पाने के लिए कर सकती तो ये सबसे अच्छा होता। रोहन तुम कमीने, मैं तुम्हारे साथ हो गया। फतेहचंद अचानक दहाड़ा और रोहन पर झपटा। हेमा और सुजाता ने भी उसका पीछा किया। उसे चारों ओर से लात और घूंसे मारने लगे। रोहन दर्द से चिल्लाया, वापस लड़ते हुए और गुस्से में गालियां देते हुए। हालांकि वो सिर्फ एक साधारण आदमी था, इन हमलावरों का कोई मुकाबला नहीं था। बस तभी शेखर गुप्ता आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ कठोर थी, हम यहाँ 10 बड़े परिवारों का चयन करने के लिए हैं, इस तमाशे को देखने के लिए नहीं। इस तरह रोना और लड़ना ये किस तरह का व्यवहार है। इसके साथ ही शेखर गुप्ता ने अपना हाथ हिलाया और आदेश दिया, कोई है, रोहन को बाहर ले जाओ, हमें यहाँ रखकर अपमानित करने से बचाओ। जैसे ही गुप्ता परिवार के सदस्य रोहन को बाहर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, जय सिंह ने ठंडी आवाज में कहा, क्या मैंने कहा कि वह जा सकता है? शेखर गुप्ता ने भौहें सिकुड़ी। जय सिंह, मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच कुछ व्यक्तिगत रंजिशें हैं, लेकिन आज 10 बड़े परिवारों को चुनने के बारे में है, तुम्हारे निजी विवादों को निपटाने के लिए नहीं। इसके अलावा 2 बड़े आदमी एक महिला पर झगड़ रहे हैं। क्या तुम्हें सबके सामने ये हवा में उछालने में कोई शर्म नहीं है? रोहन कोई अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन क्या तुम कोई बेहतर हो? हम एक छात्र को चलती फिरती लाश बना दिया, 3 साल तक भागते रहे और मामला शांत होने के बाद ही वापस आए, और अब तुम किस में बदल गए हो? मास्टर जय, इसका सामना करो, अंत में तुम सिर्फ एक लफंगे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम बाज बनकर आसमान में उड़ सकते हो? ईशा और माया दोनों इन शब्दों से चौंक गईं और भीड़ ने हैरानी से जय सिंह को देखा। 10 बड़े परिवारों के बीच जय सिंह के बारे में जो कुछ भी पता था वह सीमित था। शेखर गुप्ता के मुंह से इन खुलासों को सुनना निश्चित रूप से आश्चर्यजनक था, और जिस तरह से वे जय सिंह को देख रहे थे वह बदल गया। फिर भी जय सिंह अविचलित दिखाई दिया। गुप्ता परिवार के मुखिया, आप मेरे बारे में काफी कुछ जानते हैं। आज रात यहाँ आने से पहले मैं तुम्हारे बारे में कैसे नहीं जान सकता था? शेखर गुप्ता ने ठंड से जवाब दिया, एक ढोंगी और मस्खरा, तुम्हें यहाँ दूसरों के बारे में बोलने का क्या अधिकार है? शेखर गुप्ता, अपनी जुबान पर लगाम दो, नागेश नायक ने कठोरता से कहा। अत्यधिक शेखर गुप्ता ने उपहास किया। उसने उस छात्र को चलती फिरती लाश बना दिया, फिर वह भाग गया, मुआवजे में 1 पैसा भी नहीं दिया, उस छात्र के परिवार को बर्बाद कर दिया। तुम अभी भी उसका बचाव कर रहे हो। अब जब तुम होलकर परिवार के पसंदीदा बन गए हो, तुम्हारे पास पैसा और शक्ति है, तो क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जो चाहो कर सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, वह घटना हमेशा तुम्हारे जीवन के मार्ग पर एक धब्बा रहेगी। नागेश नायक फिर से बोलने वाला था, लेकिन जय सिंह ने उसे रुकने का इशारा किया और धीरे से कहा, गुप्ता परिवार के मुखिया, आपने मुझे अपनी बात खत्म करने दिए बिना मेरे बारे में इतने सारे निर्णय ले लिए हैं। आप मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने, रोहन को बचाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप जाधव और चौहान परिवारों की तरह भी इस मामले में शामिल हैं? शेखर गुप्ता का भाव नाटकीय रूप से बदल गया जब उसने गंभीरता से उत्तर दिया, जय सिंह, अपने शब्दों से सावधान रहो। मेरा गुप्ता परिवार 10 बड़े परिवारों में से एक के रूप में ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बस तुम्हारे किए को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जो चाहो कर सकते हो? बहुत अच्छा। जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और खड़ा हो गया। बोला, मैं रोहन के साथ जो मामला सुलझा रहा था वह आधिकारिक मामला था, और मैंने इस व्यक्तिगत मामले को निजी तौर पर हल करने की योजना बनाई थी। लेकिन चूंकि गुप्ता परिवार के मुखिया को मेरे बारे में ऐसी गलतफहमी है, तो चलिए इसे यहीं और अभी सुलझाते हैं। जय सिंह ने ताली बजाई और हर्षवर्धन होलकर तुरंत बाहर चला गया। कुछ ही देर में वो 3 लोगों के साथ लौटा। इन 3 व्यक्तियों को देखते ही रोहन का चेहरा तुरंत बदल गया। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रमोद था। प्रमोद ने भी रोहन को देखा। जैसा कि कहा जाता है, दुश्मनों का आमना सामना हो ही जाता है, और अपने दुश्मन को देखते ही प्रमोद का गुस्सा भड़क उठा। रोहन, तुम कमीने के बच्चे! प्रमोद दहाड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे रोक लिया, क्योंकि वह रोहन का सामना करने के लिए बहुत कमजोर था। रोहन, क्या तुम उसे पहचानते हो? जय सिंह ने हल्की हंसी के साथ पूछा। रोहन ने अपने दांत भींच लिए। जब जय सिंह ने प्रमोद को भी सामने ला दिया था तो वह क्या कह सकता था? लगता है यंग मास्टर, रोहन के पास कहने के लिए शब्द नहीं है। उस स्थिति में शायद हमें सुनना चाहिए कि प्रमोद को क्या कहना है। जय सिंह ने मुस्कान के साथ सुझाव दिया। सभी ने प्रमोद की ओर देखा, जिसने एक गहरी सांस ली और पूरी घटना को शुरू से अंत तक सुनाया। इसमें वह हिस्सा भी शामिल था जहां उन्होंने मोटू को घायल किया था, और जय सिंह का उग्र प्रतिशोध, ये सब उसने स्पष्ट रूप से समझाया। प्रमोद के शब्दों को सुनने के बाद रोहन की ओर हर किसी की नज़र और भी गुस्से से भर गई। अब जाकर सभी को समझ में आया कि 3 साल पहले की घटना में जय सिंह पूरी तरह से निर्दोष था। ये सब पर्दे के पीछे से रोहन द्वारा हेरफेर किया गया था, और उस समय जय सिंह का परिवार इतनी खराब स्थिति में था कि उसे रोहन द्वारा भागने और 3 साल तक दूर रहने के लिए विवश किया गया, जिससे एक परिवार लगभग नष्ट हो गया। मोटू की तरफ और भी अधिक नुकसान हुआ, उसका परिवार बर्बाद हो गया और कई लोग मारे गए या घायल हो गए। प्रमोद का अपना परिवार भी नष्ट हो गया था। इन सब का जय सिंह से कोई लेना देना नहीं था, ये सब अकेले रोहन ने बनाया था।
तो अब कौन सोचेगा कि जय सिंह सिर्फ एक छोटा मोटा गुंडा था? अब कौन सोचेगा कि रोहन एक अमीर परिवार का एक सुंदर और सभ्य यंग मास्टर था? अदिति ने अपने दांत कसकर भींच लिए और गुस्से से कहा, रोहन तुम बहुत नीच हो। 3 साल पहले हालांकि अदिति जय सिंह के बहुत करीब नहीं थी, लेकिन उनका रिश्ता दूर का भी नहीं था। आखिरकार वे बचपन के दोस्तों के रूप में एक साथ बड़े हुए थे और उस समय उन्हें कम से कम एक अच्छा रिश्ता माना जा सकता था। इसके अलावा उस समय प्रेमनाथ लगातार अदिति को जय सिंह के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अगर जय सिंह नहीं गया होता तो उन 3 वर्षों के दौरान उनका रिश्ता शायद अच्छी तरह से विकसित हो गया होता। लेकिन रोहन की साजिश के कारण जय सिंह को भगा दिया गया और रोहन ने करीब आने का अवसर ले लिया। परिणामस्वरूप अदिति रोहन के जाल में फंस गई। जय सिंह के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया और अपने भविष्य की सभी संभावनाओं को भी काट दिया। ये सोचकर अदिति को ऐसा लगा जैसे वो मरना चाहती है। जिस सपनों के राजकुमार को उसने पाया था वह वास्तव में एक शैतान था जिसने उसे बर्बादी के रास्ते पर ले जाया था। अदिति के परिवार के तीनों सदस्य गुस्से से उछल रहे थे। अगर रोहन ने जय सिंह को इस तरह से बर्बाद नहीं किया होता तो वे अब तक जय सिंह की सास, मामा और मौसी बन चुके होते। लेकिन अब क्या उन्होंने सब कुछ खो दिया था और उनके अंदर का दर्द कल्पना करने योग्य था। शेखर गुप्ता, अब तुम और क्या कहना चाहते हो? नागेश नायक ने ठंड से कहा, क्या तुम अभी भी दावा करते हो कि मास्टर जय एक छोटा मोटा गुंडा है? शेखर गुप्ता ने अपने दांत भींचे और कठोरता से कहा, हम वो स्कूल में लड़ाई झगड़े करता था, उसे एक अच्छा व्यक्ति कैसे माना जा सकता है? मैं तुमसे उन बकवास बातों पर बहस नहीं करूंगा। आज रात 10 बड़े परिवारों को चुनने के बारे में है, बस पहले रोहन को बाहर फेंक दो। 1 मिनट रुको, जय सिंह ने सीधे हस्तक्षेप किया। गुप्ता परिवार के मुखिया, चलो सीधे सीधे बात करते हैं और सब कुछ मेज पर रखते हैं। नहीं तो अगर जाधव परिवार और चौहान परिवार बाद में बोल पड़े तो तुम्हारा चेहरा उतर जाएगा। मैं क्या कहूँ? शेखर गुप्ता का भाव अचानक बदल गया। लगता है गुप्ता परिवार के मुखिया अभी भी बोलने को तैयार नहीं है। जय सिंह ने मुस्कान के साथ कहा, उस स्थिति में क्या हमें चौहान परिवार के मुखिया को एक अवसर देना चाहिए? चौहान परिवार के मुखिया, अगर तुम इसे स्पष्ट कर देते हो तो तुम्हारे पास अभी भी जीवित निकलने का एक अवसर है। हिम्मत चौहान ने शेखर गुप्ता को देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, गुप्ता परिवार हमारे साथ मिला हुआ है। जैसे ही ये शब्द निकले पूरे कमरे में हंगामा मच गया और हर कोई हक्का बक्का रह गया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि 10 बड़े परिवारों में से ऐसे लोग थे जो 3 दिव्य सम्राटों द्वारा नियंत्रित थे। हिम्मत चौहान, तुम झूठा आरोप लगा रहे हो। शेखर गुप्ता ने गुस्से में दहाड़ा, तुम अपनी जान बचाने के लिए मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ हर कोई मूर्ख है जो तुमसे धोखा खा जाएगा? जय सिंह ने कहा, गुप्ता परिवार के मुखिया, आप इतने उत्तेजित क्यों हैं? अकेले हिम्मत चौहान का शब्द निश्चित रूप से विश्वसनीय होने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम चंद्रकांत जाधव और हिम्मत चौहान तुमसे डरते हैं। बेशक वे वही कहेंगे जो तुम उन्हें कहने के लिए कहोगे। शेखर गुप्ता ने गुस्से में कहा, इन छोटी छोटी चालों से तुम्हें लगता है कि तुम हमारे गुप्ता परिवार को गिरा सकते हो? सपने देखते रहो। जाधव परिवार के मुखिया के लिए फिर से बोलना वास्तव में असुविधाजनक होगा। जय सिंह ने धीरे धीरे कहा, हालांकि एक व्यक्ति है जिसे बोलने का काफी अधिकार होना चाहिए। कौन? हर कोई तुरंत उत्सुकता से पूछने लगा। जय सिंह ने अमरेंद्र सिन्हा की ओर देखा। कनिष्क सिन्हा। शेखर गुप्ता का चेहरा अचानक बदल गया और हर किसी की आत्मा तुरंत पुनर्जीवित हो गई। यह सही है, कनिष्क सिन्हा भी 3 दिव्य सम्राटों का आदमी है, उसे कुछ पता होना चाहिए। पुराने सिन्हा, कनिष्क सिन्हा को आकर गवाही देने के लिए कहो। लोगों ने एक के बाद एक कहा और अमरेंद्र सिन्हा ने तुरंत अपना फोन निकाला। उनकी आवाज गंभीर थी, शेखर गुप्ता, तो मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताकर ही दम लूंगा। जैसे ही अमरेंद्र सिन्हा कॉल करने वाले थे, शेखर गुप्ता अचानक आगे बढ़ा, रोहन को पकड़ा और खिड़की की ओर भागा। भीड़ चकित रह गई, प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। उसी क्षण जय सिंह बाहर निकला। हालांकि इससे पहले कि जय सिंह दोनों को रोक पाता, काले कपड़ों में एक आकृति अचानक खिड़की से टूटकर अंदर आ गई। जल्दी से जय सिंह का रास्ता रोक दिया। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। जय सिंह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा हुआ। मैंने सोचा था कि तुम नहीं दिखोगे। ऐसा लगता है कि रोहन तुम्हारे तथाकथित 3 दिव्य सम्राटों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वास्तव में जब से जय सिंह आज रात यहाँ पहुंचा था, उसने काले कपड़ों वाले आदमी की उपस्थिति का पता लगा लिया था। हालांकि वो उसे खोजने की जल्दी में नहीं था, इसके बजाय वह देखना चाहता था कि किन परिस्थितियों में काले कपड़ों वाला आदमी खुद को प्रकट करेगा। काले कपड़ों वाला आदमी नकाबपोश था और उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। उसने बात नहीं की, लेकिन अपना हाथ हिलाया, जय सिंह की ओर एक काला धुंध भेजा। हम्फ, जय सिंह ने उपहास किया, अचानक अपना मुंह खोला और सीधे काले धुंध के गोले को निगल लिया। काले कपड़ों वाले आदमी की आंखों में घबराहट की एक झलक कौंध गई। उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। इस काले धुंध से टकराने वाले अधिकांश लोग या तो मर जाते या गंभीर रूप से घायल हो जाते, फिर भी जय सिंह ने उसे निगल लिया। अपने हाथ की एक आकस्मिक लहर के साथ जय सिंह ने काले कपड़ों वाले आदमी पर सीधे एक तेज हवा का झोंका भेजा। गुरु फकीर मेरे लिए काम करते थे और तुमने उन्हें गंभीर रूप से घायल करने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? काले कपड़ों वाले आदमी का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। जय सिंह द्वारा लगाई गई शक्ति ने उसे डर महसूस कराया।
उसने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और भयंकर रूप से शेखर गुप्ता और रोहन को खिड़की से बाहर फेंक दिया, फिर सीधे जय सिंह की ओर बढ़ा। जय सिंह ने भौहें सिकोड़ी। काले कपड़ों वाला आदमी वास्तव में हताश था। इस तरह से चार्ज करते हुए उसने पूरी तरह से जय सिंह को अवरुद्ध कर दिया, उसे रोहन को पकड़ने से रोक दिया। लेकिन ऐसा करने का मतलब था कि काले कपड़ों वाला आदमी भी बच नहीं सकता था। शक्ति काले कपड़ों वाले आदमी से टकराई, जिसने एक दबी हुई कराह निकाली, लेकिन वह पीछे नहीं हटा और पूरी ताकत से आगे बढ़ा। जय सिंह ने एक मुक्का मारा, सीधे काले कपड़ों वाले आदमी को पीछे धकेल दिया। आदमी ने ताजे खून की एक मुंह भर उल्टी की, लेकिन फिर भी हताश होकर जय सिंह पर चार्ज किया, दृढ़ता से चिपका रहा। मौत को बुलावा दे रहे हो, जय सिंह दहाड़ा और अपनी हथेली के एक झटके से काले कपड़ों वाले आदमी को जमीन पर गिरा दिया। खिड़की पर जल्दी से पहुंचकर बाहर शेखर गुप्ता या रोहन का कोई निशान नहीं था। ऐसा लगता है कि मदद के लिए कोई इंतजार कर रहा होगा। दोनों को बाहर फेंकने के बाद उन्हें तुरंत ले जाया गया। जय सिंह की भौहें तन गई जब वह काले कपड़ों वाले आदमी के पास गया और ठंड से कहा, रोहन की असलियत क्या है? तुमने उसे बचाने के लिए मौत से लड़ने का फैसला क्यों किया? हे। काले कपड़ों वाले आदमी ने एक हड्डीद्रुत हंसी निकाली, उसके दांत भींचे हुए थे। तुम कभी नहीं जान पाओगे, 3 दिव्य सम्राट मेरा बदला लेंगे। ये कहने के बाद काले कपड़ों वाले आदमी की आंखों से काला खून बहने लगा और वह सीधे नीचे गिर गया बेजान। जय सिंह का चेहरा ठंडा पड़ गया। काले कपड़ों वाले आदमी ने एक घातक जहर ले लिया था और मौके पर ही मर गया था। ऐसा लगता है कि जहर हमेशा उसके मुंह में था, एक महत्वपूर्ण क्षण में काटे जाने और रिहा होने के लिए तैयार, ताकि पूछताछ को रोका जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि 3 दिव्य सम्राट वास्तव में दुर्जेय हैं, जिनके पास ऐसे दृढ़ता से वफादार योद्धा हैं जो मरने को तैयार हैं। जय भाई, क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी पूरे शहर में रोहन का शिकार करने के लिए लोगों की व्यवस्था करूं? हर्षवर्धन होलकर ने उत्सुकता से पूछा। कोई आवश्यकता नहीं, जय सिंह ने अपना हाथ हिलाया। दूसरी पार्टी के पास निश्चित रूप से उनकी सहायता के लिए फ्यूजन स्टेज का कोई मास्टर होगा। तुम कितने भी लोग भेजो, ये बेकार है। उस व्यक्ति को अभी के लिए रहने दो, तो मैं तुरंत उसके माता पिता को पकड़ने के लिए लोगों को भेजता हूं, हर्षवर्धन होलकर ने कहा। उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, जय सिंह ने फिर से अपना सिर हिलाया। रोहन का परिवार निश्चित रूप से रामपुर शहर से हटने जा रहा है। उसके माता पिता अब तक शायद बहुत दूर हैं और हम उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। रोहन के परिवार में वास्तव में कुछ हिम्मत है, इस तरह की धोखाधड़ी करने की हिम्मत, अमरेंद्र सिन्हा ने नाराजगी से कहा। मास्टर जय, निश्चिंत रहें, मेरा सिन्हा परिवार निश्चित रूप से उनका पीछा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। रोहन के चले जाने के साथ जो कुछ हुआ वह चंद्रकांत जाधव और हिम्मत चौहान का मामला था। 10 बड़े परिवारों के प्रतिनिधियों ने चंद्रकांत जाधव और हिम्मत चौहान को ले जाकर उनसे 3 दिव्य सम्राटों के बारे में पूछताछ की। हालांकि यह स्पष्ट था कि चंद्रकांत जाधव और हिम्मत चौहान 3 दिव्य सम्राटों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। ऐसा लगता नहीं था कि उनसे कुछ भी उपयोगी जानकारी मिल सकती है। ऐसा लग रहा था कि 3 दिव्य सम्राटों की नज़र में रोहन का परिवार जाधव और चौहान परिवारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। चंद्रकांत जाधव और हिम्मत चौहान द्वारा लाए गए आदमी डर से कांप रहे थे, खासकर शंकर शेट्टी, जो अभी अभी जय सिंह पर चिल्ला रहा था। शंकर शेट्टी, जय सिंह ने उसे देखा। क्या अब हमारे हिसाब किताब का समय नहीं आ गया है? मास्टर जय, मैं तुरंत पैसे भेज दूंगा, आज रात तक सब कुछ अपनी जगह पर होगा। शंकर शेट्टी लगभग जमीन पर घुटने टेकने वाला था, कांपती आवाज में विनती कर रहा था, आपकी महानता विशाल है, कृपया मुझे बख्श दें। क्या अब भी यह पैसे के बारे में है? जय सिंह मेज के किनारे पर बैठ गया, एक चाय का प्याला उठाया और आराम से कहा, 5 अरब। क्या तुम्हें लगता है कि यह काफी है? मैं 10 अरब दूंगा। 10 अरब? शंकर शेट्टी ने पीड़ा में कहा। 10 अरब का मतलब अपनी संचित संपत्ति का 70% छोड़ देना था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह और क्या कर सकता था? 10 अरब, क्या ये काफ़ी है? जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। शंकर शेट्टी चौंक गया। कांपते हुए उसने कहा, मास्टर जय, मेरे पास सच में और पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? तुम अपनी जान से कमी पूरी कर सकते हो, जय सिंह ने कहा। हालांकि तुम्हारी जान ज़्यादा कीमती नहीं है, अगर तुम इसे बदलने को तैयार हो तो मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं शंकर शेट्टी के होंठ कांप रहे थे जब उसने विनती की, मास्टर जय, मैं सच में अपनी गलती जानता हूँ, कृपया, आपकी महानता विशाल है, कृपया मुझे बख्श दें। मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था, जय सिंह ने कहा, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। 4 सरदारों में से केवल विक्रम ठाकुर ने पैसे लाए। चूंकि तुमने अपना अवसर नहीं पकड़ा तो मैं तुम्हें फिर से क्यों बख्शूं? ये कहकर जय सिंह शंकर शेट्टी के पास गया, हाथ बढ़ाया और शंकर शेट्टी के कंधे पर दबाया। 10 अरब प्लस तुम्हारा एक हाथ और एक पैर, क्या तुम स्वीकार करते हो? शंकर शेट्टी का पूरा शरीर कांप गया जब उसने एक ही शब्द निकाला, हाँ, बहुत अच्छा। जय सिंह ने सिर हिलाया। अपनी उंगलियों में बल के साथ उसने शंकर शेट्टी के कंधे को कुचल दिया। उसी समय उसने शंकर शेट्टी के पैर पर मुहर लगा दी, उस प्रेत पैर को भी अपंग कर दिया। शंकर शेट्टी जमीन पर एक मारे गए सूअर की तरह चिल्लाया, लेकिन शुरू से अंत तक किसी ने भी उसे उठाने की हिम्मत नहीं की। हर कोई जय सिंह को आतंक से देख रहा था। जो युवक एक हाई स्कूल के छात्र की तरह दिखता था, एक सर्वोच्च देवता की तरह लग रहा था, हर व्यक्ति की आत्मा के भीतर से सम्मान की आज्ञा दे रहा था। अदिति के परिवार ने ये सब अपनी आंखों से देखा।
जय सिंह के पास जीवन और मृत्यु की शक्ति थी, लापरवाही से एक सरदार के भाग्य का फैसला करते हुए जिससे उन्हें तमाशे से चक्कर आ गया। यह वही जय सिंह था जिसे उन्होंने कभी नीचा देखा था, यह वही जय सिंह था जिसे वे हमेशा अपने पैरों तले रौंदना चाहते थे, और अब वे उस ऊंचाई तक भी नहीं देख सकते थे जहां जय सिंह पहुंच गया था। गरीबी से आया जय सिंह जिसका उन्होंने अपमान और तिरस्कार किया था, अंततः एक ऐसी ऊंचाई पर खड़ा था जहां वे कभी नहीं पहुंच सकते थे। सुजाता प्रेमनाथ द्वारा कहे गए शब्दों को याद किए बिना नहीं रह सकी और अब वो चाहती थी कि वो मर जाए। काश मैं शुरू से ही जय सिंह के प्रति अच्छी होती, भले ही शादी नहीं हुई होती, संबंध बना रहता और हमारा परिवार उसके साथ गौरव तक पहुंच सकता था। लेकिन अब इस मुकाम पर पहुंचकर हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हालांकि जय सिंह ने हम पर एक नज़र भी नहीं डाली, हम निश्चित रूप से यहाँ से एक आसान जीवन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद जय सिंह ने अदिति के शरीर से 3 चांदी की सुइयां हटा दी और उसकी स्थिति पूरी तरह से स्थिर हो गई। हालांकि घटनास्थल पर लोग उसे जिस तरह से देख रहे थे वह तिरस्कार से भरा था। रोहन द्वारा बिखेरी गई तस्वीरों को वहां के अधिकांश लोगों ने देख लिया था। उन तस्वीरों की सामग्री रोहन और अदिति के बिस्तर पर थी। विवाह से पहले गर्भवती और अब उसकी अंतरंग तस्वीरों के लीक होने के साथ अदिति का जीवन समाप्त हो गया था। अदिति चुपचाप खड़ी हुई, सिर झुकाए हुए, उसने अपने पैरों से खून पोंछा और कमजोर रूप से दरवाजे की ओर चली गई। जैसे ही वो जय सिंह के पास से गुजरी उसने थोड़ा अपना सिर उठाया। उसने अपना मुंह खोला जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अंत में वो चुप रही, क्योंकि शुरू से अंत तक जय सिंह ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। जय सिंह के बगल में ईशा और माया खड़ी थीं। इन दोनों लड़कियों के सामने अदिति को हीनता के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शायद केवल ऐसी लड़कियां ही जय सिंह के योग्य हैं, और जहां तक उसकी बात है, जैसा कि उसके पिता ने कहा था, वह बस योग्य नहीं थी। सुजाता भी जल्दी से जाने के लिए दौड़ी और जैसे ही वह जय सिंह के पास से गुजरी उसने एक मुस्कान लाने की कोशिश की। जय सिंह धन्यवाद, दफा हो जाओ, जय सिंह ने सिर्फ एक शब्द के साथ जवाब दिया। सुजाता का चेहरा अजीब हो गया और वह सिर झुकाए चली गई। फतेहचंद और हेमा भी घबराहट में भाग गए, लेकिन हर्षवर्धन होलकर ने पहले ही उनसे निपटने के लिए किसी की व्यवस्था कर दी थी। इस बार उनमें से कोई भी एक आसान समय की उम्मीद नहीं कर सकता था। ईशा और माया ने जय सिंह का नंबर लिया और अपने परिवारों के साथ भी चली गईं। 10 बड़े परिवारों का चयन निर्णायक रूप से समाप्त हो गया था। होलकर परिवार बिना किसी संदेह के 10 बड़े परिवारों का एक नया सदस्य बन गया, जिससे परिवार में हर कोई बहुत खुश था। जैसा कि जय सिंह ने भविष्यवाणी की थी, रोहन का परिवार रात भर में बिना किसी निशान के गायब हो गया। जाधव और चौहान परिवारों से जुड़े साधु और भिक्षु भी हवा में गायब हो गए, कोई सुराग नहीं छोड़ा। 3 दिव्य सम्राटों के बारे में कोई और जानकारी नहीं थी। अंत में अपने गुस्से में 10 बड़े परिवारों ने गुप्ता, जाधव और चौहान परिवारों को ध्वस्त कर दिया, इस मामले को समाप्त कर दिया। इस दौरान जय सिंह के पास करने के लिए कुछ नहीं था, मुख्य रूप से साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। खुशी अभी भी हर दिन जय सिंह के साथ साधना करने के लिए आती थी, एक मास्टर की भूमिका निभाते हुए, लेकिन वास्तव में ये ज्यादातर जय सिंह ही उसे सिखा रहा था। खुशी ने तेजी से प्रगति की, 1 महीने के भीतर ची रिफाइनमेंट स्टेज में प्रवेश कर लिया। उसने किसी से अपने लिए एक धनुष बनवाया था। वंगन टेक्निक इस धनुष के साथ मिलकर दुर्जेय शक्ति रखती थी, 100 कदमों की दूरी से सटीकता से प्रहार करती थी, हर बार निशाने पर लगती थी। खुशी को भी खुद पर असाधारण रूप से गर्व था, उसने नन्ही धनुर्धर का उपनाम अपना लिया, हर दिन अपने धनुष के साथ घूमती थी जैसे कि वह दौरे पर प्रदर्शन कर रही हो। 1 महीने के समय में जय सिंह का फ्यूजन स्टेज भी पूरी तरह से मजबूत हो गया था। इस क्षण नियति ग्रंथ का तीसरा पृष्ठ भी खुल गया। नियति ग्रंथ के तीसरे पृष्ठ की सामग्री दूसरे की तुलना में थोड़ी अधिक गहरी थी। हालांकि जय सिंह ने अब मूल बातें पूरी तरह से समझ ली थी, इसलिए साधना करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। एकमात्र परेशानी यह थी कि उसका स्पिरिट गैदरिंग अरे अभी तक पूरा नहीं हुआ था, पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी जिससे नींव बनाना कठिन हो गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी शक्ति में प्रगति धीमी थी। आखिरकार वास्तुशास्त्र का खजाना खोजना आसान नहीं था, लेकिन तीसरे पृष्ठ पर भविष्यवाणी की टेक्निक्स ने जय सिंह को एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। पहले वह केवल यह निर्धारित कर सकता था कि रोहन अमरेंद्र सिन्हा का पोता नहीं था, लेकिन अब वह लगभग अमरेंद्र सिन्हा की बेटी के स्थान का पता लगा सकता था। जय सिंह, मुझे बताओ, तुम बेकार बैठे बैठे मुझे इस वीरान जगह पर क्यों घसीट लाए? मोटू पहाड़ों से गुजरते हुए लगातार बड़बड़ा रहा था। ये तुम्हारे लिए कुछ व्यायाम करने के लिए है। जय सिंह एक छड़ी पकड़े हुए पीछे पीछे चल रहा था। तुम इतने समय से अदिति के घर पर रह रहे हो, लगभग फफूंद लग गई है। कभी कभी बाहर निकलकर घूमना फिरना अच्छा होता है। घूमने फिरने के लिए ऐसी जगह कौन आता है? मोटू ने कहा, ये किस तरह की जगह है? हम बिना किसी कारण के पहाड़ पर क्यों दौड़ रहे हैं? क्या तुम मुझे पहाड़ों की किसी कुंवारी लड़की को बेचने की योजना बना रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मुझे बेच सकते हो, लेकिन कम से कम एक सुंदर लड़की चुनना। सपने देखते रहो। जय सिंह मुस्कुराया और वह भी हंसे बिना नहीं रह सका। इतने लंबे समय के बाद मोटू आखिरकार अपने पुराने स्वरूप में लौट आया था, जिससे जय सिंह काफी खुश था। 1 घंटे से अधिक चलने के बाद दोनों एक अकेली कब्र के सामने पहुंचे।
कब्र बहुत साधारण दिख रही थी और इसे पृथ्वी का एक छोटा टीला भी कहा जा सकता था। हालांकि यह ताजी मिट्टी से बनी थी जो हाल ही में दफन की गई लगती थी। कब्र के सामने कुछ मालाएं रखी हुई थीं, तिरछी और जर्जर, शायद ज्यादा कीमती नहीं थीं। जय सिंह ने कब्र के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाया। भौहें सिकोड़कर यहाँ क्यों, क्या हुआ, मोटू ने उत्सुकता से पूछा। उसे जीवित होना चाहिए। जय सिंह ने सावधानीपूर्वक गणना की टीले को और फिर दूरी को देखते हुए उसकी भौहें कसकर तन गईं। क्या हुआ, मोटू ने पूछा। चलो शहर वापस, जय सिंह ने सीधे कहा। जय सिंह के चिंतित रूप को देखकर मोटू ने और कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से जय सिंह के पीछे शहर लौट आया। शहर का नाम वीरांगढ़ था, जो विंध्य प्रदेश का एक बहुत गरीब जिला था। काउंटी शहर के शहर क्षेत्र के अलावा अन्य स्थान जर्जर हालत में थे। जय सिंह ने मोटू को शहर में थोड़ी देर घुमाया और फिर एक छोटे से रेस्तरां में बस गया। जय सिंह, तुम वास्तव में क्या ढूंढ रहे हो, मोटू ने उत्सुकता से पूछा। एक व्यक्ति, जय सिंह ने धीरे से कहा। कौन व्यक्ति, मोटू ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता। अगर तुम नहीं जानते तो तुम इतनी मेहनत से क्यों खोज रहे हो, मोटू पूरी तरह से चकित दिख रहा था। जय सिंह ने विस्तार से नहीं बताया और कुछ भी यूं ही खाने के बाद छोटे रेस्तरां में बैठकर बाहर देखने लगा। छोटे रेस्तरां के बाहर एक छोटा सा चौक था जो शाम ढलते ही अंधेरा हो गया और चौक में और लोग इकट्ठा हो गए। अचानक 13 या 14 साल का एक पतला सांवला लड़का पास आया। लड़का भीड़ के बीच घूम रहा था जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। अचानक वह एक मोटे मध्यम आयु वर्ग के आदमी के बगल में रुक गया, छाया में खड़ा होकर उस आदमी को घूर रहा था। आदमी मोटा ताजा था और उसके पहनावे को देखते हुए अमीर लग रहा था। शायद नशे में था, उसके कदम अस्थिर थे जब वह भीड़ के माध्यम से लड़खड़ा रहा था। छोटा लड़का करीब से पीछा कर रहा था और जय सिंह ने भी मोटू को साथ खींच लिया। आदमी चौक के बगल में एक आवासीय समुदाय में रहता था और प्रवेश करने से ठीक पहले एक ऐसा हिस्सा था जहां स्ट्रीट लाइटें टूटी हुई थीं और शायद ही कोई आसपास था। छोटे लड़के ने अपनी गति तेज की, आदमी के पास पहुंचकर चुपचाप अपना हाथ आदमी की जेब में डाला और उसका बटुआ निकाल लिया। अरे एक चोर, मोटू ने तुरंत कहा, लेकिन जय सिंह ने जल्दी से उसका मुंह ढक दिया। छोटा लड़का तेजी से घटनास्थल से चला गया और आदमी अभी भी अनजान लड़खड़ाते हुए घर जाता रहा। जय सिंह ने मोटू को साथ खींचा, छोटे लड़के का पीछा करते हुए, जिस पर मोटू ने उत्सुकता से पूछा, जय सिंह तुम क्या कर रहे हो, वो बच्चा एक चोर है। हमें उसे रोकना चाहिए और सामान मालिक को वापस करना चाहिए। तुम मुझे चिल्लाने क्यों नहीं दे रहे हो। जय सिंह ने अपना हाथ हिलाया और फुसफुसाया, एक सेकंड रुको, जल्दी मत करो। क्या बात है, तुम्हें लगता है कि वे एक गिरोह का हिस्सा हैं और तुम उन सभी को एक साथ पकड़ने की योजना बना रहे हो। मोटू तुरंत उत्साहित हो गया। जय सिंह ने अपनी आंखें घुमाईं। छोटा लड़का शहर के माध्यम से घूमता रहा और अंत में एक जर्जर कम मिट्टी के घर पर पहुंचा। शहर के घर पहले से ही जीर्ण शीर्ण थे, लेकिन यह मिट्टी का घर और भी अधिक था। इस शहर में यह शायद एकमात्र मिट्टी का घर था। छोटे लड़के ने अपने कपड़े सीधे किए और बटुए से सारे पैसे निकाले। उसने अपनी जेब में 20 रुपये का नोट रखा और बाकी को अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अरे कालू, तुम इतनी देर से क्यों लौटे हो, तुम्हारी बहन पहले ही सो गई है। घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। अम्मा क्षमा करें, मैं स्कूल के ठीक बाद आया, छोटे लड़के ने कहा। वैसे यह इस महीने की मेरी छात्रवृत्ति है, आप इसे रख लें। कालू, हमें इतने पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्कूल के लिए भी पैसे चाहिए। इसे अपने लिए रखो अम्मा, आप मेरे लिए मेरी बहन की देखभाल करती हैं और मैं नहीं जानता कि आपका पर्याप्त धन्यवाद कैसे करूं। आपको ये पैसा रखना ही होगा। कुछ जोर देने के बाद कालू ने पैसे छोड़ दिए और कुछ और निर्देश दिए और अंत में मिट्टी के घर से चला गया। बाहर खड़े होकर कालू ने एक गहरी सांस ली और फिर जाने के लिए मुड़ा। जय सिंह ने मोटू को साथ लेकर करीब से पीछा किया और मोटू फुसफुसाए बिना नहीं रह सका, ये बच्चा झूठ बोलने में काफी अच्छा है ना। क्या छात्रवृत्ति, क्या ये चोरी का नहीं है। कालू एक छोटे से ढाबे पर पहुंचा जहां उसने एक कटोरी सूप और एक स्टीम्ड बन का आदेश दिया, जिसकी कुल लागत 1 रुपये 50 पैसे थी। उसने अनिच्छा से 20 रुपये का नोट दिया और फिर भूख से स्टीम्ड बन को निगल गया। मोटू कुछ हद तक हैरान था और फुसफुसाया, ये चोर काफी मितव्ययिता से रहता हुआ लगता है। चोरी का सारा पैसा कहाँ गया। कालू ने अपना स्टीम बन खत्म नहीं किया था जब अचानक कई मोटरसाइकिलें दरवाजे पर आ गईं। नेता, एक लंबे बालों वाला युवक चिल्लाया, धत तेरे की, बच्चा यहाँ है। शोर सुनकर कालू उछल पड़ा और ढाबे से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजे पर 7-8 युवकों के साथ बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और उसे सीधे अंदर लात मार दी गई। कालू छोटा और कमजोर था और उसकी छाती पर लात लगने से वह 2 मीटर से अधिक पीछे उड़ गया, जमीन पर पड़ा, उठ नहीं पा रहा था, उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था।
लंबे बालों वाला युवक पास आया, कालू के सिर पर पैर रखा और शाप दिया, कमीने तुम मुझे देखकर क्यों भागते हो, कुछ दोषी किया है, जानते हो मैं तुम्हारे लिए आया था। कालू ने संघर्ष करके ऊपर देखा, मैंने कौन सा दोषी काम किया है, क्या अभी भी मेरे साथ मासूम बन रहे हो। लंबे बालों वाले युवक ने कालू को गर्दन से पकड़ा, उसे ऊपर उठाया और गुस्से से कहा, सेठ होलकर का बटुआ चोरी हो गया, मुझे यह मत बताना कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। मुझे नहीं पता, कालू ने सख्ती से जोर दिया, मैं तेरी माँ के बारे में कुछ नहीं जानता। लंबे बालों वाले युवक ने कालू को जमीन पर पटक दिया और गुस्से से चिल्लाया, इस इलाके में तेरे अलावा और कौन इतना अंधा है जो उन सेठों के बटुए चुराने की हिम्मत करे। तेरी माँ की, तुझे पता नहीं ये सेठ मेरी रोजी रोटी है, ऐसा करके तू मेरे मुंह पर तमाचा मार रहा है, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे लिए घुटने टेक। कालू ने अपना सिर ऊंचा रखा, उसकी आंखों में जिद्दीपन था और उसने घुटने टेकने से साफ मना कर दिया। मैंने कहा घुटने टेक। लंबे बालों वाले युवक ने कालू के घुटनों पर जोर से लात मारी। कालू लड़खड़ाया लेकिन दर्द को पी गया, उसने मौत के सामने भी घुटने टेकने से मना कर दिया। मैं देखना चाहता हूं कि तू कब तक टिकता है। लंबे बालों वाले युवक ने एक बेसबॉल का बल्ला उठाया और कालू के घुटनों पर जोर से मारा। कालू दर्द से चीख पड़ा, लगभग घुटने टेकने ही वाला था, फिर भी वह हठपूर्वक एक मेज के सहारे खड़ा हो गया। उसके पैर कांप रहे थे और दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने घुटने नहीं टेके। ये बच्चा ये तो बहुत कठोर है। मोटू ने एक गहरी सांस ली। अरे जय सिंह, क्या तुम बस ये देखते रहोगे, थोड़ी देर और देखते हैं, जय सिंह ने धीरे से कहा। धत तेरे की, मैं ये सहन नहीं कर सकता, मैं उसकी सहायता करना चाहता हूं, मोटू ने कहा। जल्दी मत करो, जय सिंह ने मोटू को पीछे खींच लिया। इस बीच लंबे बालों वाले युवक ने कालू के पैर पर एक और बल्ले से प्रहार किया, लेकिन कालू ने फिर भी घुटने टेकने से मना कर दिया। गुस्से में लंबे बालों वाले युवक ने कालू को गर्दन से पकड़ा, उसे उठाया और उसे कई बार दीवार से टकराया। कालू पूरी तरह से चकरा गया था, अस्थिर रूप से लड़खड़ा रहा था। तू घुटने टेकेगा या नहीं, लंबे बालों वाले युवक ने फिर चिल्लाया। मैं घुटने नहीं टेकूंगा, कालू ने दांत पीसते हुए डिफाइंट रूप से वापस चिल्लाया। तुम हत्यारों के समूह के सामने मैं घुटने नहीं टेकूंगा तो आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। लंबे बालों वाले युवक ने एक छुरा पकड़ा और आगे बढ़ने ही वाला था। अरे पुलिस आ गई, दरवाजे पर एक गुंडे ने कहा। लंबे बालों वाले युवक ने जल्दी से छुरा छिपाया और कालू को बुरी तरह से घूरा। बच्चे, आज खुद को भाग्यशाली समझ, लेकिन अगर कल तक तूने सेठ होलकर के पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे जीवित रहने पर पछतावा करा दूंगा। लंबे बालों वाला युवक और उसका गिरोह भाग गया, जबकि कालू मेज पर झुका हुआ कांपते हुए खड़ा हो गया। उसके सिर और चेहरे पर हर जगह खून था, फिर भी उसने एक आवाज नहीं निकाली। धीरे धीरे दीवार के सहारे भोजनालय से बाहर चला गया। हे भगवान जय सिंह, आज तुम्हें क्या हो गया है। मोटू अब और नहीं रुक सका, वह बच्चा कितना दयनीय है। युद्धकला करने वालों के रूप में हमें अन्याय देखकर सहायता के लिए अपनी तलवारें निकालनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है, तुम बस खड़े हो, तुम सहायता नहीं करोगे और मुझे भी सहायता नहीं करने दे रहे हो, ये क्या बात हुई। जय सिंह ने कुछ नहीं कहा, वह खड़ा हुआ और धीरे धीरे पीछे पीछे चलने लगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं कार्रवाई करूंगा। मोटू ने पीछे चलते हुए धीरे से बड़बड़ाया। हालांकि वह बच्चा एक चोर है, लेकिन उसके पास एक कठोर चरित्र है जिसकी मैं वास्तव में प्रशंसा करता हूं। इसके अतिरिक्त वे बदमाश कमजोरों को सता रहे हैं और संख्या में अधिक हैं, मैं बस ये सहन नहीं कर सकता। कालू को कोई अनुमान नहीं था कि दो लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसे गली से निकलने और एक पुल के किनारे आने में लगभग 1 घंटा लग गया। तब तक कालू थोड़ा ठीक हो गया था। वह पहले नदी पर गया और अपने शरीर और चेहरे से खून धोया। फिर उसने धीरे धीरे पुल के मेहराबों में से एक के नीचे कुछ पत्थर हटाए, उन्हें ढेर कर दिया। इन पत्थरों पर कदम रखते हुए वह मेहराब तक पहुंचा। ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह गंभीर रूप से घायल था और कई बार संघर्ष किया। हर हरकत उसके घावों को खींच रही थी, जिससे वह दर्द में मुंह बना रहा था। मोटू सहायता करना चाहता था, लेकिन जय सिंह ने उसे रोक दिया, जिससे मोटू असंतोष में बड़बड़ाता रहा। लगभग आधे घंटे के बाद कालू अंततः पुल के छेद में रैंग गया, प्रयास से पसीने से तरबतर। पुल के नीचे तंग जगह में कुछ बिस्तर और विभिन्न घरेलू सामान रखे हुए थे। बिस्तर के बीच लेटा हुआ एक व्यक्ति था जिसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन वे खड़े होने में भी असमर्थ लग रहे थे। शोर सुनकर उन्होंने अभी अभी कुछ कराहने की आवाजें निकालनी शुरू की थीं। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। कालू लंगड़ाते हुए बिस्तर के किनारे गया। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन लाया हूँ, पहले थोड़ा खा लो। कालू ने बिस्तर में लेटे व्यक्ति को बैठने में सहायता की और तभी जय सिंह स्पष्ट रूप से देख सका, यह एक महिला थी जिसकी त्वचा पूरी तरह से काली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे आग से जलाया गया था। उसके शरीर पर सामान्य त्वचा का एक भी धब्बा नहीं था। इसके अतिरिक्त उसने एक हाथ और एक पैर खो दिया था, घाव सिकुड़ गए थे। देखने से लग रहा था कि इस तरह की स्थिति में पहुंचने के लिए उसके अंगों को काटकर फिर जिंदा जला दिया गया होगा। जय सिंह ने एक शांत आह भरी अंत में समझ गया कि क्या हुआ था और उस कब्र के टीले की स्थिति का भी अनुमान हो गया।
कालू ने बड़ी मेहनत से महिला को नूडल्स खिलाए। जयसिंह ने ये स्पष्ट रूप से देखा। कालू ने कई बार लगभग खून की उल्टी कर दी, लेकिन उसने जबरदस्ती उसे दबा दिया। ये स्पष्ट था कि वह नहीं चाहता था कि उसकी मां को पता चले कि वह घायल है। भोजन के बाद कालू ने महिला को फिर से लेटने में सहायता की और उसके पास फुसफुसाया, मां मुझे आज एक छात्रवृत्ति मिली। मैंने पैसे अम्मा को दे दिए हैं, वह मेरी छोटी बहन का अच्छे से ध्यान रखेंगी। चिंता मत करो, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और कुछ बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारी बीमारी का उपचार कराऊंगा और तुम्हारे लिए प्रतिशोध लूंगा। वो महिला थोड़ी भावुक हो गई, कुछ शोर करने के लिए संघर्ष कर रही थी। कालू का चेहरा उदास हो गया जब उसने फुसफुसाया, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं। महिला तभी शांत हुई और कालू दीवार के सहारे बैठ गया। धीरे धीरे विद्यालय में दिन की घटनाओं को सुनाने लगा, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह भी विद्यालय के लिए तरसता था। फिर भी वह अब उपस्थित नहीं हो सकता था। वह इस सब के बारे में अपनी मां से झूठ बोल रहा था। दोनों को धीरे धीरे सोते हुए देखकर जयसिंह फिर चला गया। अरे जयसिंह, तुम वास्तव में क्या करने की योजना बना रहे हो? मोटू पूछने से खुद को नहीं रोक सका। ये परिवार इतना दयनीय है, क्या तुम उनकी सहायता नहीं करोगे? अरे अब मैं समझ गया, बच्चे का दिल बुरा नहीं है, वो पैसे चुराता है, लेकिन यह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए है। उसकी माँ ऐसी है और उसकी बहन अभी भी छोटी है। अगर वह चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? ईमानदारी से उसे देखकर मुझे कुछ वर्ष पहले का मैं याद आ गया। मुझे इस लड़के की सहायता करनी ही होगी। जल्दी मत करो, जयसिंह ने चुपचाप कहा, उसका परिणाम बेहतर होगा। सच में? मोटू अत्यधिक आनंद से चिल्लाया, तुमने व्यवस्था कर दी है, चलो मुझे बताओ स्थिति क्या है, तुम्हें समय पर पता चल जाएगा। जयसिंह ने अपना हाथ हिलाया, चलो पहले शहर वापस चलते हैं और कुछ चीजों की जांच करते हैं। कौन सी चीजें? मोटू ने उत्सुकता से पूछा। जयसिंह ने कहा, चलो देखते हैं कि हाल ही में वीरांगढ़ में जलने की चोटों से पीड़ित लोगों के बारे में कोई समाचार आया है या नहीं। जलने की चोटें? मोटू चौंक गया। तुम उस महिला के मामले की जांच करना चाहते हो? सही है, उस बच्चे ने प्रतिशोध का उल्लेख किया था, उन्हें किसी ने हानि पहुंचाई होगी। धत तेरे की, कौन इतना निर्दयी हो सकता है? मैं जांच करूंगा। शहर में वापस दोनों ने एक होटल में प्रवेश किया। मोटू तुरंत ऑनलाइन खोज करने गया, लेकिन काफी देर बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। कोई समाचार नहीं है। मोटू ने भौहें सिकोड़ी। क्या ये हो सकता है कि यह बहुत पहले हुआ हो कि अब कुछ भी खोजने के लिए नहीं है? आत्मदाह के बारे में समाचार खोजने की कोशिश करो, जयसिंह ने सुझाव दिया। क्या? मोटू वास्तव में चौंक गया। वह क्यों देखे? क्या उसने संभवतः खुद को जला लिया होगा? बस खोजो, जयसिंह ने जोर दिया। मोटू ने अपने कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ाईं और एक पल में उसका चेहरा बदल गया। तुम सही थे, कुछ था, आधे महीने पहले हुआ था। एक गृहिणी ने अपने पति से विवाद के बाद एक गैस टंकी में आग लगा दी और उसका पति मौके पर ही जलकर मर गया। वाह, उसने खुद आग लगाई है? भगवान, इसका क्या मतलब है? मुझे लगा कि किसी ने उसे हानि पहुंचाई है, पता चला कि यह खुद की पैदा की हुई परेशानी थी। जयसिंह उठा और बोला, चलो देर रात के नाश्ते के लिए चलते हैं। इस समय तुम्हारा देर रात के नाश्ते का मन कर रहा है? मोटू ने मुंह बिचकाया, लेकिन फिर भी जयसिंह के पीछे पीछे चला गया। हाल ही में मोटू का वजन धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा था। दोनों ने रात के बाजार में एक ठेला ढूंढा, कुछ कबाब और बियर का आदेश दिया और वहीं सड़क पर उन्हें खाने लगे। मोटू मांस नहीं खा सकता था, लेकिन वह सब्जियों के कबाब खाना बंद नहीं कर सका, एक के बाद एक, जब तक वे एक पल में सब समाप्त नहीं हो गए। बॉस, चलो कुछ और लेते हैं, 50 और कबाब। वाह, ये कबाब वास्तव में बहुत अच्छे बने हैं, मोटू ने चिल्लाकर कहा। ठेले का मालिक उत्साहित था। देर रात में इतना अच्छा व्यवसाय मिलना और ऐसी प्रशंसा सुनना दुर्लभ था। बेशक, मैं दशकों से कबाब बना रहा हूँ। वीरांगढ़ में मेरे कौशल के बारे में कौन नहीं जानता, ठेले के मालिक ने गर्व से कहा। आज मेरा भाग्य अच्छा है, और लाओ चलो जल्दी बनाओ, मैं पेट भरकर खाना चाहता हूँ, मोटू चिल्लाता रहा। कोई बात नहीं, ठेले का मालिक उत्साह से व्यस्त होने के लिए भागा। जयसिंह विचलित था। वह उठा और खाना पकाने वाले ठेले के चारों ओर घूमा, फिर अचानक आश्चर्य से पूछा, बॉस, क्या यहाँ गैस टंकी रखना असुरक्षित नहीं है? इसमें क्या असुरक्षित है? ठेले के मालिक ने तिरस्कार से कहा, मैं दशकों से ये कर रहा हूँ, कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई। ये चीज़ बहुत सुरक्षित है। ये तो ठीक नहीं है, मैंने सुना है कि यहाँ कुछ समय पहले कुछ हुआ था, एक गैस विस्फोट जिसमें किसी की मृत्यु हो गई थी, जयसिंह ने कहा। कैसा गैस विस्फोट? वो तो पूरी तरह से किसी को फंसाया गया था, ठेले के मालिक ने लापरवाही से उत्तर दिया। फंसाया गया? किसके द्वारा? जयसिंह ने पूछा। वे विकासक, ठेले के मालिक ने कहना शुरू किया, लेकिन फिर उसका भाव अचानक बदल गया और उसने तुरंत मुंह बंद कर लिया। जयसिंह को संदेह से देखते हुए, तुम ये प्रश्न क्यों पूछते हो? बस उत्सुकता है, बस पूछ रहा हूँ, जयसिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने वास्तव में पहले ही सोल सर्चिंग टेक्निक का उपयोग करके देख लिया था कि क्या हो रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, ठेले के मालिक ने तुरंत इनकार कर दिया, जयसिंह को सतर्क आंखों से देखते हुए। जयसिंह मुस्कुराया और आगे कुछ नहीं कहा। वह मेज पर वापस आया और बैठ गया, मोटू की ओर मुड़कर। क्या तुम जानना चाहते हो कि कालू के घर पर वास्तव में क्या हुआ था? क्या हुआ था? मोटू ने उत्सुकता से पूछा।
अगर तुम जानना चाहते हो, जय सिंह ने ठेले के मालिक की ओर इशारा किया, उसे नशे में धुत कर दो और वह तुम्हें बता देगा। सच में मोटू का उत्साह तुरंत बढ़ गया और उसने ठेले के मालिक को साथ बैठकर पीने के लिए बुलाया। उस समय कोई अन्य ग्राहक खाने के लिए नहीं आ रहा था और चूंकि जय सिंह और उसके मित्र खर्च करने में उदार थे, ठेले का मालिक उनके साथ पीने से खुद को नहीं रोक सका। जब ठेले का मालिक 70% नशे में था तो उसके होंठ अब बंद नहीं थे और मोटू ने कालू के परिवार के बारे में पूछने का अवसर लिया। ओह, तुम कालू के परिवार के बारे में बात कर रहे हो? उनके साथ अन्याय हुआ है, मालिक ने कहा। हम पहले एक ही गांव के थे, लेकिन फिर पिछले वर्ष हमारे क्षेत्र में एक विकास परियोजना चल रही थी। वह विकासक गांव में हमारी जमीन का अधिग्रहण करने आया और कालू का घर विकास क्षेत्र के भीतर था। विकासक का नाम बृजराज था, यहाँ का एक स्थानीय गुंडा। किसी तरह उसने प्रांत की एक कंपनी से सांठगांठ कर ली और बहुत सारा पैसा कमा लिया। लेकिन ये लोग बस पैसे वाले गुंडों का एक झुंड थे जो आम लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहते थे, जमीन पर कब्जा करने पर जोर दे रहे थे। उन्होंने कालू के घर के लिए कुछ गणना की और कहा कि इसे बनाने में 13,000 लगे थे, इसलिए उन्होंने कालू के परिवार को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करने के लिए केवल 13,000 की पेशकश की। धत तेरे की 13,000, ये तो 30 वर्ष पहले की कीमत है। आजकल तुम 13,000 में घर कहाँ खरीद सकते हो, और इसमें तो उनकी पुश्तैनी जमीन का हिसाब भी नहीं है। कालू के माता पिता बेशक तैयार नहीं थे और परिणामस्वरूप उन लोगों ने उन्हें धमकाया। पहले ये सिर्फ उन्हें मारना पीटना था, लेकिन बाद में उन्होंने बस उनके घर में चीजें फेंकना शुरू कर दिया, सभी प्रकार की गंदगी जैसे मलमूत्र, सांप और इसी तरह की चीजें। कालू की माँ जिद्दी थी और बस सहमत नहीं हुई, जिससे अंततः स्थिति बढ़ गई। 1 महीने पहले उनके घर में एक दुर्घटना हुई, एक तरलीकृत गैस विस्फोट, और कालू के पिता जलकर मर गए। घटना से पहले अंदर एक विवाद हुआ था और फिर विस्फोट हुआ। कुछ लोगों ने बृजराज को अपने गुंडों के साथ कालू के घर से निकलते देखा और विवाद करने वाला खुद बृजराज था। लेकिन बाद में जांच ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह कालू के माता पिता थे जो विवाद कर रहे थे और उसकी मां ने तरलीकृत गैस जलाई थी। ये कैसे संभव हो सकता है? कालू के माता पिता इतने अच्छे से रहते थे, उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की, और इसके अतिरिक्त जलने से पहले कालू की मां का एक हाथ और एक पैर काट दिया गया था। कालू के पिता की हालत और भी खराब थी, उनकी जीभ काट दी गई थी। ऐसी स्थिति में क्या यह आत्मप्रवृत्त हो सकता है? ये तो सरासर धमकाना है। मां की मोटू गुस्से में था, मेज पर हाथ पटकते हुए और गरजते हुए। ये निश्चित रूप से उस कमीने बृजराज ने किया होगा, उन्होंने हद कर दी। क्या वे सोचते हैं कि वे कानून से ऊपर हैं? जब आपके पास पैसा हो तो डरने की क्या बात है, मालिक ने खट्टे मन से कहा। कानून से ऊपर? वे कानून को परिभाषित करते हैं, वे ही कानून हैं। बृजराज के जिले में बहुत ठोस संबंध हैं। इस घटना के बाद उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, और क्या कालू का घर अगले ही दिन ध्वस्त कर दिया गया? मुझे बताओ, क्या इस दुनिया में कोई न्याय है? मैं उसके पूर्वजों को मोटू अब और नहीं रोक सका, जय सिंह के कंधे पर थपथपाते हुए। अरे जय सिंह, कुछ सहायता लो, मैं इन कमीनों को मारना चाहता हूं। मालिक पहले से ही नशे में था, मेज पर झुका हुआ बकवास कर रहा था। जय सिंह ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, कालू को अपना प्रतिशोध खुद लेने दो। धत तेरे की, तुम क्या मजाक कर रहे हो? मोटू ने घूर कर कहा। वह अकेले कैसे प्रतिशोध लेगा? वह बस एक बच्चा है, तुम उसे फंसा रहे हो। चिंता मत करो, वह इसका ध्यान रख सकता है, जय सिंह ने धीरे से कहा। हमें बस उसे थोड़ा और भड़काना है। तुम आखिर करने क्या वाले हो? मोटू भ्रमित था। जय सिंह ने एक शब्द नहीं कहा और सीधे पुल के नीचे चला गया। उसने एक ध्वनि संचरण के साथ कालू को जगाया और कालू लड़खड़ाते हुए बाहर निकला और आश्चर्य से जय सिंह को देखा। तुम कौन हो? जय सिंह ने उसे एक गयूंग पिल फेंकी। यह पिल खा लो और तुम्हारी चोटें ठीक हो जाएंगी। कालू ने पिल पकड़ी, हैरान होकर। तुम आखिर हो कौन? अगर मैं तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता तो मैं तुम्हें सीधे मार सकता था, इतनी परेशानी क्यों उठाता? जय सिंह ने धीरे से कहा। मैं बस बृजराज के किए गए कामों को सहन नहीं कर सकता। कालू की आंखें लाल हो गईं। एक पल के बाद उसने गयूंग पिल निगल ली। ठीक है, सो जाओ। जय सिंह सीधे चला गया। कालू हैरान था। यद्यपि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के अंदर की चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। जय सिंह मोटू को साथ लेकर पिछले मिट्टी के घर में वापस गया, जहां कालू की बहन को अस्थायी रूप से रखा गया था। जाओ, कालू की बहन का अपहरण कर लो, जय सिंह ने मोटू से कहा। और उसे ये बताना याद रखना कि बॉस बृजराज ने आदेश दिया है। अब मोटू हैरान था। यह क्या हो रहा है? जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, जय सिंह ने कहा। अपना सिर खुजलाते हुए मोटू फिर भी अंदर चला गया। जल्द ही घर से एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज़ आई, साथ ही मोटू की बनावटी आवाज़ भी। फिर मोटू 1 वर्ष से अधिक उम्र की एक छोटी लड़की को उठाकर बाहर निकला, जो एक चोर जैसा लग रहा था। अब हम क्या करें? चलो, जय सिंह ने निर्णायक रूप से कहा और मोटू के साथ दौड़ पड़ा। होटल में कालू की बहन को व्यवस्थित करने के बाद मोटू सीधे जय सिंह के पास गया। अरे जय सिंह, तुम आखिर कर क्या रहे हो? हम सहायता नहीं करने वाले थे, लेकिन चीज़ों को और ख़राब करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? तुमने उसकी बहन का अपहरण क्यों किया? तुमने कहा कि बृजराज ने ये किया। अगर कालू को इसके बारे में पता चलता है तो उस बच्चे के स्वभाव के साथ क्या वह बृजराज से जान की बाजी लगाकर नहीं लड़ेगा? मैं ठीक यही चाहता हूं कि वह करे, बृजराज से जान की बाजी लगाकर लड़े, जय सिंह ने कहा।
क्यों? मोटू भ्रमित था। वह बस एक बच्चा है। सिर हिलाते हुए जय सिंह ने धीरे से कहा, वह कोई साधारण बच्चा नहीं है। मुझे पता है उसके मन में गहरी दुश्मनी है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम उसे एक कोने में धकेल रहे हो, मोटू ने तर्क दिया। मोटू पर एक नज़र डालते हुए जय सिंह ने धीरे से कहा, क्या तुम जानते हो कि वह वास्तव में कौन है? मोटू ने अपना सिर खुजलाया। वो कौन है? वो अमरेंद्र सिन्हा का पोता है, जय सिंह ने कहा। मोटू की आंखें चौड़ी हो गईं। अमरेंद्र सिन्हा 10 बड़े परिवारों के सिन्हा परिवार से है। भगवान, ये बच्चा इतनी बड़ी पृष्ठभूमि के साथ, सच में क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलत नहीं हो? मैं गलत नहीं हो सकता, जय सिंह ने कहा। मैंने सब कुछ गणना कर ली है। वो कब्र याद है, उसमें कालू के पिता के अवशेष होने चाहिए और उसकी माँ के हाथ पैर, इसीलिए वो मुझे वहां ले गई। अभी कालू की माँ को देखकर मुझे इस बारे में यकीन है। तो फिर कोई बकवास नहीं, मोटू तुरंत उत्साहित हो गया। अभी अमरेंद्र सिन्हा को फोन करो और उसे अपने पोते को बचाने के लिए कहो। धत तेरे की, अमरेंद्र सिन्हा का पोता! मैं देखना चाहता हूं कि यह कमीना बृजराज कैसे मरेगा, और वह जग्गा पहले वाला। अगर मैं अमरेंद्र सिन्हा होता तो मैं उसके पंजे चपटे कर देता। जय सिंह को चुप रहते देखकर मोटू ने कहा, अरे सही है, अगर वह अमरेंद्र सिन्हा का पोता है तो प्रतिशोध लेना आसान नहीं है, लेकिन तुमने मुझे उसकी बहन को ले जाने के लिए क्यों कहा और बच्चे को उसकी मौत के मुंह में क्यों भेज रहे हो? जय सिंह ने कहा। अमरेंद्र सिन्हा उसका प्रतिशोध ले सकते हैं, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि सिन्हा परिवार में उसका जीवन कैसा होगा? ये तो स्पष्ट है ना? अमरेंद्र सिन्हा की बेटी दशकों से खोई हुई अंत में मिल गई, क्या वो उन्हें पूरे दिल से प्यार नहीं करेंगे? मोटू ने कहा। बिल्कुल अमरेंद्र सिन्हा करेंगे, लेकिन सिन्हा परिवार के अन्य सदस्यों का क्या? जय सिंह ने पूछा। एक बड़े परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष तुम्हारी कल्पना से परे हैं। परिवार की हैसियत के लिए रिश्तेदारी को भी दरकिनार किया जा सकता है। कालू बस एक बच्चा है जो पूरी जिंदगी देहात में पला बड़ा है। अचानक सिन्हा परिवार में और अमरेंद्र सिन्हा के उसके प्रति इतने अच्छे होने के साथ तुम्हें क्या लगता है कि सिन्हा परिवार के बाकी लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे? अब जब तुम ये कहते हो तो ये समझ में आता है। सिन्हा परिवार के सदस्यों को निश्चित रूप से यह पसंद नहीं आएगा। बच्चे के सिन्हा परिवार में बहुत अच्छे दिन नहीं होंगे, मोटू ने कहा। इसीलिए उसे शक्तिशाली बनना होगा, जय सिंह ने कहा। अगर हम उसे बचाने जा रहे हैं तो हम उसे केवल अस्थायी रूप से नहीं बचा सकते। लड़का अच्छा है, संभावित रूप से महान है। मुझे अभी भी समझ नहीं आया। मोटू अभी भी हैरान दिख रहा था। तुम्हारा मतलब है उसे जीवन भर के लिए बचाना, लेकिन इसका बृजराज से जान की बाजी लगाकर लड़ने से क्या लेना देना है? जय सिंह ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि वह एक अनेट लाइफ फजीक है। अनेट लाइफ फजीक? मोटू ने जय सिंह को इसका उल्लेख करते हुए पहले सुना था और चकित था। इस बच्चे की ऐसी नियति है, यह सही है? जय सिंह ने सिर हिलाया। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह अनेट लाइफ फजीक्स के भीतर अनेट स्लॉटर फजीक होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मोटू ने आश्चर्य से पूछा। अनेट लाइफ फजीक का मतलब है वह जिसे स्वर्ग का अनुग्रह प्राप्त हो। सीधे शब्दों में कहें तो वे कुछ विशेष विशेषताओं के साथ पैदा होते हैं और एक बार जागृत होने पर उनकी शक्ति असीम होती है। जय सिंह ने कहा, उदाहरण के लिए कुछ के पास अनेट फायर फजीक होता है जो जागृत होने पर आग को नियंत्रित कर सकते हैं। अनेट वाटर फजीक भी है जो पानी में हेरफेर करने में सक्षम है। कालू बहुत विशेष है, उसके पास हार्ट ऑफ स्लॉटर है और वह सबसे दुर्लभ अनेट स्लॉटर फजीक का स्वामी है। एक बार जागृत होने पर वह नरक के हत्यारे देवता के समान एक अस्तित्व बन जाएगा। जितना अधिक वह मारेगा उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। किंवदंती है कि नरक का असुर एक स्लॉटर फजीक था जिसने 6 मार्गों में बेतहाशा संहार किया और 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, लगभग दुनिया पर शासन कर लिया। मोटू तब तक सुनता रहा जब तक कि वह काबका नहीं हो गया, फिर अंत में आश्चर्य से चिल्लाया, तुम्हारा मतलब है ये कालू भविष्य में बहुत भयानक बन जाएगा? जय सिंह ने लगभग खून थूक दिया क्योंकि उसने इतना कुछ कहा था और मोटू ने इसे इतने संक्षिप्त रूप में सारांशित किया। तुम ऐसा कह सकते हो? जय सिंह ने सिर हिलाया। मोटू ने कहा, धत तेरे की, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? कल मैं उसे ढूंढूंगा, मुर्गे के खून और पीले कागज के साथ एक अनुष्ठान करूंगा और धर्म भाई बन जाऊंगा। जय सिंह, ठीक है, इस अनेट स्लॉटर फजीक को कैसे जगाया जाता है? मोटू ने पूछा। वह जागने से पहले मर तो नहीं जाएगा है ना? भविष्य के नरक के असुर को बर्बाद मत करो। प्रत्येक अनेट लाइफ फजीक को जगाने की एक अलग विधि होती है। जब उसे पहले जग्गा ने पीटा था तो मैंने उसके हार्ट ऑफ स्लॉटर में उतार चढ़ाव महसूस किया था, जय सिंह ने कहा। ऐसा लगता है कि अनेट स्लॉटर फजीक को युद्ध के माध्यम से जगाया जाना चाहिए। इसलिए मैंने उसकी बहन को पकड़ लिया ताकि वह बृजराज के साथ हताश होकर लड़े। बाद में मैं वहां देखने जाऊंगा। अगर वह जागृत नहीं हो सकता तो मैं उसे बचा लूंगा, लेकिन अगर वह जागृत हो सकता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोटू ने तुरंत कहा, मैं भी जाना चाहता हूं। तुम नहीं जा सकते, जय सिंह ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें उसकी बहन को देखना होगा। धत तेरे की, मोटू तुरंत हक्का बक्का रह गया। क्या हम कोई आया या कुछ और नहीं ढूंढ सकते? 1 घंटे बाद सुबह 3 बजे जय सिंह पुल के नीचे पहुंचा। जल्द ही अम्मा लड़खड़ाती हुई आई, कालू को जगाया और उसे उसकी बहन के अपहरण के बारे में बताया। ये सुनते ही कालू की आंखें लाल हो गईं और वह तुरंत नीचे कूद गया और गुस्से से भाग गया।
जय सिंह ने करीब से पीछा किया और देखा कि कालू का शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था। अनेट स्लॉटर फिजिक वास्तव में असाधारण था, यहाँ तक कि गियूंग पिल का उस पर प्रभाव भी एक साधारण व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक था। कालू पूरे रास्ते काउंटी शहर तक भागा, कई बार चक्कर लगाए और अंत में एक इंटरनेट कैफे में लंबे बालों वाले युवक और अन्य लोगों को ढूंढ लिया। बृजराज कहाँ है? कालू ऊपर गया और जोर से मांग की। धत तेरे की, फिर से तू? लंबे बालों वाला युवक तुरंत खड़ा हो गया। मैंने तुझे एक बार पहले छोड़ दिया था और तू वापस आने की हिम्मत करता है? कमीने, क्या तू सच में मरना चाहता है? बृजराज कहाँ है? कालू जोर से दहाड़ा। तू बॉस? बृजराज को इस तरह संबोधित करने की हिम्मत करता है? लंबे बालों वाला युवक आगे बढ़ा, कालू के सीने में लात मारते हुए। मैं तुझे मारने जा रहा हूं। कालू उठने के लिए संघर्ष किया, एक उग्र दहाड़ लगाई और लंबे बालों वाले युवक पर झपटा। मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ने जा रहा हूं। लंबे बालों वाला युवक असावधान पकड़ा गया और कालू ने उसे नीचे गिरा दिया। कालू उस पर चढ़ गया और उसे बेतहाशा मारने लगा। लंबे बालों वाले युवक के गुंडे सब दंग रह गए। वे हमेशा धमकाने वाले थे, कभी धमकाए जाने वाले नहीं। इसके अतिरिक्त ये कालू था जिसे कोई भी धमका सकता था, जिसने जग्गा पर चढ़कर उसे पीटने की हिम्मत की थी। जग्गा उठने के लिए संघर्ष किया और कालू को फेंकने की कोशिश की, लेकिन कालू जान की परवाह किए बिना चिपका रहा। जग्गा को कसकर गले लगाया और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, जैसे जग्गा का गला घोंटकर मार डालने की कोशिश कर रहा हो। उसे हिलाने के कई असफल प्रयासों के बाद जग्गा और भी उग्र हो गया। कालू को अपनी पीठ पर लादकर वह दीवार की ओर दौड़ा और कालू को उससे टकराया। कालू को कई बार पटका गया दर्द में मुंह बनाते हुए, लेकिन उसने हठपूर्वक जाने से मना कर दिया। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। जग्गा दहाड़ा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कालू के दांत जोर से भिंच गए। उस पल में उसका मन घर पर हुई घटनाओं को बार बार याद कर रहा था। वो उस दिन अलमारी में छिपा हुआ था और उसने पूरी पीड़ा देखी थी। उसके माता पिता को बांध दिया गया था क्योंकि बृजराज उन्हें विध्वंस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहा था। जब उन्होंने मना कर दिया तो बृजराज ने क्रूरता से उसकी मां का हाथ और पैर काट दिया और फिर उसके पिता की जीभ काट दी। इसके अतिरिक्त बृजराज ने गैस सिलेंडर खोला ताकि यह एक आग दुर्घटना जैसा लगे और फिर दिन के उजाले में अपने लोगों के साथ चला गया। ये सब कालू की आंखों के ठीक सामने हुआ था। उस दिन जग्गा भी घटनास्थल पर था। ये जग्गा ही था जिसने बृजराज को चाकू दिया था। कालू बस एक बच्चा था, उसमें प्रतिशोध लेने की कोई क्षमता नहीं थी। वह केवल अपनी गंभीर रूप से घायल मां और अपनी मूक बहन को घर से बाहर खींच सकता था। लेकिन जब तक वह वापस जाकर अपने पिता को बाहर खींचने के लिए तैयार हुआ, तब तक आग ने सब कुछ भस्म कर दिया था। उसने असहाय होकर अपने पिता को एक मानव मशाल में बदलते देखा और कटी हुई जीभ के कारण चीखने में असमर्थ कोई आवाज नहीं निकाली। इस दौरान कालू ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन जांच ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह उसकी मां थी जिसने आग लगाई थी। बाद में उसे बृजराज के लोगों ने बुरी तरह पीटा और उसकी मां लगभग फिर से मारी गई थी। अंत में कालू के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, ये जानते हुए कि वो इन लोगों से नहीं लड़ सकता। उसकी एकमात्र आशा जल्दी से बड़ा होना, कुछ बनना, अपने माता पिता का प्रतिशोध लेना था। लेकिन वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वे जो कुछ भी पहले ही झेल चुके थे, उसके बाद भी बृजराज उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। उसकी बहन केवल 1 वर्ष की थी। उसे ले जाकर वे संभवतः क्या चाहते थे, ये सोचकर कालू का खून खौल उठा। उसका सिर भना गया और वह भूल गया कि वह कौन है, उसे क्या करना था। उस क्षण उसके पास केवल एक ही विचार था, इन लोगों को मार डालो, उन सभी को मार डालो। कालू को कई बार दीवार से टकराने के बाद भी खुद को मुक्त न कर पाने पर जग्गा और भी चिंतित हो गया और चिल्लाया, धत तेरे की, तुम बेवकूफ वहां खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आकर मेरी सहायता करो। अंत में होश में आते हुए गुंडे दौड़कर आए, कालू को दूर खींचने की कोशिश कर रहे थे। कालू के हाथ जग्गा की गर्दन के चारों ओर कसकर जकड़े हुए थे। चाहे वे उसके सिर पर रिंच से कितना भी मारे, वो बस हार नहीं मानेगा। उसे मार डालो, उसे बुरी तरह से मारो। जग्गा अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, उसका चेहरा चुकंदर जैसा लाल हो गया। मैं तुझे मार डालूंगा। एक गुंडे ने दहाड़ते हुए रिंच को ऊंचा उठाया और उसे बलपूर्वक नीचे लाया। कालू का सिर फट गया और उस क्षण उसने केवल अपने मस्तिष्क में गर्मी की एक लहर महसूस की। उसकी आंखें तुरंत खून जैसी लाल हो गईं और एक जानवर जैसी दहाड़ के साथ उसने जग्गा की गर्दन पर जोर से काट लिया। जग्गा ने एक चीख निकाली, उसे हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कालू ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। पूरी ताकत से काटते हुए और एक भयंकर खिंचाव के साथ कालू ने जग्गा की गर्दन से मांस का एक टुकड़ा फाड़ दिया। जग्गा की गर्दन से खून फव्वारे की तरह निकला जब वह चिल्लाया और उसे पकड़ लिया, जबकि पास के गुंडे पत्थर बन गए थे। उन्होंने चाकू चलाए थे और लोगों को काटा था, लेकिन उन्होंने ऐसा दृश्य कब देखा था? कालू किसी भी भावना से रहित जग्गा को बुरी तरह से घूरा और मांस के टुकड़े को चबाकर जग्गा के सामने उसे निगल गया। जग्गा इतना डर गया था कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी। क्या यह अभी भी एक इंसान था? एक मुंह भर खून थूककर कालू फिर से जग्गा की ओर बढ़ा।
जग्गा घबराहट में चिल्लाया, कमीनों तुम लोग क्या सोच रहे हो, मेरे लिए उसे मार डालो। उसके गुंडे आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन जब कालू ने भयंकर रूप से उनकी ओर देखा तो वे तुरंत पत्थर बन गए, किसी में भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। इधर मत आओ, इधर मत आओ, जग्गा ने विनती की। मुझे पता है मैं गलत था, मुझे पता है मैं गलत था, मुझे बख्श दो, मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। कालू जग्गा के पास गया और ठंड से पूछा, बृजराज कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, यह मामला सब बृजराज ने रचा था, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम किसी को ढूंढ रहे हो, बृजराज को ढूंढो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, जग्गा ने जल्दी से कहा। कालू नीचे झुका, जग्गा को बालों से पकड़ा और गंभीरता से कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बृजराज कहाँ है? वो उत्तरी विला में है, जग्गा आंसू बहाते हुए कहा। यह इसका वास्तव में मुझसे कोई लेना देना नहीं है, कालू ने कठोरता से कहा। मेरे पास देने के लिए केवल एक जान है, और हर एक के साथ जिससे मैं जान की बाजी लगाकर लड़ता हूँ, मैं एक और कमाता हूँ। तुम मेरे परिवार के मामलों में शामिल थे, जीने के बारे में सोचना भी मत। जग्गा आतंक में चिल्लाया और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन कालू उस पर झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। एक शैतान की तरह कालू का चेहरा भयंकर रूप से विकृत हो गया जब उसने जग्गा की गर्दन को काट दिया। जग्गा जमीन पर पड़ा रहा, छटपटाता रहा जब तक कि वो अंत में शांत नहीं हो गया। कालू ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और जग्गा के कुछ अधीनस्थों की ओर देखने के लिए मुड़ा। आदमी डर से अपनी पैंट गीली कर चुके थे और कालू को देखकर वे तुरंत भागने के लिए मुड़े। जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जय सिंह बाहर निकला और उन सभी को वापस अंदर धकेल दिया। कालू ने जय सिंह को आश्चर्य की दृष्टि से देखा, लेकिन उस क्षण उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। एक गहरी सांस लेते हुए वो एक एक कदम करके आदमियों की ओर बढ़ा। ये आदमी इतने भयभीत थे कि वे लगभग लकवाग्रस्त हो गए थे और उनमें से एक धड़ाम से घुटनों के बल गिर गया। काले काले बॉस, ये सब जग्गा का किया धरा था, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या मतलब है कि यह संबंधित है या नहीं? कालू की आवाज़ हड्डी द्रुत ठंडी थी। तुमने जग्गा के लिए कितने जघन्य अपराध किए हैं? तुम्हें मारना लोगों के लिए न्याय करना है। इसके अतिरिक्त हर एक जिसे मैं मारता हूं, मैं उसे एक लाभ मानता हूं। आदमियों ने एक दूसरे को देखा और एक अच्छी तरह से बने आदमी ने गुस्से से चिल्लाया, धत तेरे की, तुम्हें सच में लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? अगर हम तुम पर टूट पड़े तो हम तुम्हें आसानी से मार सकते हैं, तो आ जाओ। कालू के भाव में जरा भी हलचल नहीं हुई। तुम सब मुझ पर आ सकते हो, और अगर मैं मर गया तो तुम शायद जी सकते हो, लेकिन अगर मैं नहीं मरा तो तुम सबको मरना होगा। एक दूसरे को घूरते हुए वे अचानक दहाड़ के साथ कालू पर टूट पड़े। कालू भी आगे बढ़ा, एक जंगली भेड़िए की तरह इन आदमियों को क्रूरता से फाड़ रहा था। यद्यपि वे 5 या 6 थे, कालू के पास अब विशाल शक्ति, अस्त्र जैसे तेज नाखून और विशेष रूप से नुकीले दांत थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी सहन करने की क्षमता अविश्वसनीय रूप से उच्च हो गई थी। उसे उनकी पिटाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लेकिन कालू के जवाबी हमले किसी के लिए भी असहनीय थे। इन 5-6 लोगों में से सभी अंततः कालू द्वारा फाड़े और काटे गए पड़े थे। या तो उनकी रक्तवाहिकाएं काट दी गई थीं या उनके पेट फाड़ दिए गए थे। उनकी मौतें सभी विशेष रूप से दुखद थीं। जय सिंह चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। ये सभी लोग मरने के लायक थे। जो चीज़ उसे वास्तव में चौंका रही थी वह कालू था, जिसका हार्ट ऑफ स्लॉटर बेतहाशा धड़क रहा था। इस धड़कन ने न केवल कालू की ताकत में काफ़ी वृद्धि की, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हार्ट ऑफ स्लॉटर ने उसकी चोटों को भी तेजी से ठीक होने दिया। कालू की उंगलियां टूटने के बाद भी वे धीरे धीरे वापस बढ़ने लगीं, एक अकल्पनीय दृश्य। क्या ये डेस्टिनीज किलर बॉडी है? क्या ये हार्ट ऑफ स्लॉटर है? जय सिंह निश्चित हो सकता था, जब तक कालू का हार्ट ऑफ स्लॉटर जीवित रहेगा, कालू अमर रहेगा। और हार्ट ऑफ स्लॉटर नियति का एक उपहार होने के नाते इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? ये बच्चा वास्तव में असाधारण है। जय सिंह ने घर पर किरण के बारे में भी सोचा, जिसके पास भी हेवनली डेस्टिनी फिजिक था, लेकिन वह यह नहीं बता सकता था कि किरण के पास किस प्रकार का शरीर था। उसने ये भी सोचा कि एक बार जागृत होने पर किरण के हेवनली डेस्टिनी फिजिक का क्या प्रभाव होगा। कालू ने धीरे धीरे अपने चेहरे से खून पोंछा और जय सिंह के पास पहुंचकर रुका, फुसफुसाते हुए धन्यवाद। जय सिंह मुस्कुराया, क्षितिज की ओर देखते हुए, और धीरे से कहा, क्या तुम इस तरह बृजराज के पास जाने की योजना बना रहे हो? मुझे उसे मारना ही होगा, कालू ने फुसफुसाया। मुझे पता है, मैं बस तुम्हारी एक बार और सहायता करना चाहता हूं। जय सिंह मुस्कुराया। या मैं तुम्हें बृजराज के पास बहुत तेजी से पहुंचा सकता हूं। ओह, कालू ने जय सिंह की ओर देखा और फिर से कहा, धन्यवाद। जय सिंह धीरे से हंसा, कालू को इंटरनेट कैफे से बाहर ले गया और एक खाली गली ढूंढी। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? कालू ने उत्सुकता से पूछा, ये सोचते हुए कि जय सिंह उसे वहां चलाने का इरादा रखता है। एक गाड़ी बहुत धीमी है। जय सिंह ने अपना सिर हिलाया। अचानक कालू का हाथ पकड़ा, चलो उड़कर चलते हैं। इन शब्दों के साथ जय सिंह हवा में उठा। कालू को लेकर वे तेजी से उत्तरी उपनगर की ओर बढ़े। कालू हक्काबक्का रह गया, आश्चर्य से जय सिंह को घूरते हुए। क्या तुम एक अमर हो? हे जय सिंह मंद मंद मुस्कुराया, मैं कोई अमर नहीं हूँ, बस कोई हूँ जो कुछ मंत्र जानता है। कालू चुप हो गया और थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तुम मेरी सहायता क्यों करना चाहते हो? तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। ये कहकर जय सिंह आकाश से उतरा, सीधे उत्तरी विला के बाहर उतरा। यहाँ ये लो। जय सिंह ने कालू को एक चाकू दिया।
कालू ने उस पर एक नज़र डाली और उसका भाव तुरंत बदल गया। यह मेरे घर का रसोई का चाकू है। बृजराज ने इस चाकू का इस्तेमाल तुम्हारी माँ के अंगों को काटने और तुम्हारे पिता की जीभ काटने के लिए किया था। जय सिंह ने धीरे से कहा, अब यह उचित ही है कि तुम इस चाकू का इस्तेमाल अपने प्रतिशोध के लिए करो। कालू ने रसोई का चाकू लिया, एक गहरी सांस ली। अगर मैं जिंदा बाहर आया तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारा धन्यवाद करूंगा। अगर मैं जिंदा बाहर नहीं निकल पाया तो क्या तुम कृपया मेरी बहन को अनाथालय भेज दोगे? और मेरी माँ को कालू आगे नहीं बोल सका क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी माँ जीवित रहने के लिए कहाँ जा सकती है। एक लंबी देर के बाद कालू ने अपनी आंखों के कोने में आंसू पोंछे और गहरी आवाज में कहा, अगर मैं जिंदा बाहर नहीं निकल पाया तो क्या तुम मेरी माँ के लिए इसे जल्दी कर सकते हो? कालू जानता था कि अगर वह मर गया तो उसकी माँ जीवित नहीं रह पाएगी। वो केवल उसे कुछ पीड़ा से बचाने की कोशिश कर सकता था। जय सिंह धीरे से हंसा। हार्ट ऑफ स्लॉटर को जगाने के बाद कालू अपने कार्यों में बहुत अधिक निर्णायक हो गया था। चिंता मत करो, वो सब मुझ पर छोड़ दो। जय सिंह ने कालू के कंधे पर थपथपाया। अगर तुम जिंदा बाहर निकल आए तो मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में ले लूंगा। कालू की आंखों में एक तेज चमक कौंधी। उसने जोर से सिर हिलाया, रसोई के चाकू को कसकर पकड़ा और बड़े बड़े कदमों से उत्तरी विला में घुस गया। जय सिंह दीवार के ऊपर बैठ गया, चुपचाप कालू को एक रात के भेड़िए की तरह आगे बढ़ते हुए देख रहा था। वो कद में छोटा था लेकिन उसके मारने का इरादा बहुत भारी था। विला के अंदर बृजराज कई लोगों के साथ ताश खेल रहा था। प्रत्येक पुरुष के साथ एक लगभग नग्न महिला थी जो नखरे से छेड़खानी कर रही थी और लगातार बृजराज और उसके समूह के साथ हंस रही थी। बॉस बृजराज, ये सभी जमीनें अधिग्रहित कर ली गई हैं। अब हमें सिन्हा परिवार का पैसा कब मिल सकता है? एक बड़े पेट वाले मोटे आदमी ने हंसते हुए कहा। सिन्हा परिवार का पैसा बिल्कुल पक्का है। बृजराज जोर से हंसा। निर्देशक जाधव, आप लोगों ने इस बार मेरी बहुत सहायता की है। मैं निश्चित रूप से आप सभी के बारे में नहीं भूलूंगा। जब तक मैं सिन्हा परिवार से सांठगांठ कर सकता हूं तब से आप सभी सिन्हा परिवार के लिए काम कर रहे होंगे। अन्य बातों का उल्लेख नहीं। आप लोगों को कुछ पदोन्नति दिलाना, यह निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। सभी जोर से हंस पड़े और निर्देशक जाधव ने हंसते हुए कहा, बॉस बृजराज, इस बार अधिकांश श्रेय भाई चौधरी को जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, कालू के परिवार के साथ बात काफी गड़बड़ थी, लेकिन सौभाग्य से भाई चौधरी इसे दबाने में कामयाब रहे। अन्यथा अगर मामला बढ़ जाता तो हम इस जमीन को अधिग्रहित करने का सपना भी नहीं देख सकते थे। इसीलिए मैं हमेशा भाई चौधरी का विशेष रूप से आभारी हूं। बृजराज ने मुस्कान के साथ कहा, भाई चौधरी, एक बार यह जमीन विकसित हो जाए तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यहाँ आपके लिए एक विला अलग रखा जाए। इस तरह आप भी इस आरामदायक देहाती जीवन का आनंद ले सकते हैं। हा। भाई चौधरी जोर से हंसे। बॉस बृजराज, जब आप काम करते हैं तो आप हमेशा सीधे होते हैं। बॉस बृजराज, बस आगे बढ़ो और जो तुम्हें करना है करो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। तो फिर से धन्यवाद भाई चौधरी। बृजराज जोर से हंसा। ठीक उसी क्षण एक गुंडा घबराया हुआ अंदर भागा और कांपते हुए बोला, भाई कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या है? बृजराज ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुमने नहीं देखा कि मैं नेताओं के साथ घूम रहा हूं? ये सब चिल्लाना किस लिए है? अगर तुम नेताओं का मिजाज खराब कर दोगे तो क्या तुम उसकी भरपाई कर सकते हो? गुंडे का चेहरा पीला पड़ गया था जब उसने धीमी आवाज में कहा, हमें अभी खबर मिली है कि कालू पागल हो गया है। कालू? भाई चौधरी ने भौहें सिकोड़ी। क्या वो बस एक बच्चा नहीं है, पागल हो गया? किस तरह का पागलपन? धत तेरे की, एक छोटा बच्चा पागल होकर भी क्या कर सकता है? क्या ऐसी तुच्छ बात पर हंगामा करने लायक है? गुंडे ने अपना थूक निगला और धीमी आवाज में कहा, उसने जग्गा की गर्दन को जिंदा काट दिया और जग्गा के सभी गुंडों को भी मार डाला। क्या? कमरे में मौजूद सभी लोग एक साथ चिल्लाए जब बृजराज की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। गुंडा, उसने जग्गा की गर्दन को काट दिया। कैसे टूट गई? बृजराज चिल्लाया। काटा? क्या तुमने गलत सुना? काटा गया था, एक भी गलती नहीं, गुंडे ने धीमी आवाज में कहा। मैंने कई बार पुष्टि की, घटनास्थल पर कई लोगों ने इसे देखा। कालू ने सचमुच जग्गा की गर्दन को काट दिया और जग्गा के आदमियों के लिए वे उन सभी की गर्दनें भी काट दी गई। अब ये बिल्कुल स्पष्ट था। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे, उनके सभी चेहरों पर डर लिखा हुआ था। उस क्षण उनके दिल ठंडे पड़ गए। इतने सारे लोगों की गर्दनें काट दी, क्या यह अभी भी इंसान था? एक पल की चुप्पी के बाद भाई चौधरी ने अचानक जोर से कहा, डरो मत, मैं उसे पकड़ने के लिए तुरंत किसी को भेजूंगा। वो अब एक अत्यंत खतरनाक व्यक्ति है और अगर वह विरोध करता है तो उसे मौके पर ही गोली मारी जा सकती है।